आपकी आवाज भी क्लियर है और स्क्रीन भी विजिबल है। जी अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे पहले आपने एक तो तशबीह और अस्तारा के बारे में कहा था, तो वो दूसरा टॉपिक करवाऊंगी। इकसाम में अजाफत से स्टार्ट करती हूँ ताकि जैसे जैसे पार्टिसिपेंट ऐड होते जाएं तो हम बाद में वो टॉपिक करेंगे। तो पहला है अकसाम में अजाफत। अजाफत आपको मैंने बताया था कि एक चीज़ की वो दूसरे एक जुमले में एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ने के लिए चंद हरफ इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे का, की, के। तो उनको हरूफे अजाफत कहते हैं। तो अजाफत जो होती है उसकी कितनी इकसाम है आज हमने ये पढ़ना है। तो इजाफत की 7 इकसाम है। सबसे पहली किस्म है इजाफत तमलीकी, दूसरी है अजाफत तोज़ीही, तीसरी है अजाफत ज़रफ़ी, चौथी है अजाफत तखसीसी, पांचवी अजाफत बयानी, अजाफत तशबीह, अजाफत इस्तारा। अच्छा, इनके नाम सिर्फ पढ़ने की हद तक मुश्किल है, लेकिन जब आप इसको समझोगे तो ये बहुत आसान है। आपसे सिर्फ ये पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि ये वाला फिक्रा जो है इसमें कौन सी अजाफत की किस्म इस्तेमाल की है। तो अजाफत की 7 इकसाम है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इजाफत है क्या। जुमलों को हम कुछ लफ्जों के जरिए जोड़ते हैं, जिसे हम का, की, के कहते हैं। इसकी तारीफ है तो जुमलों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है का, की, के जरिए। वो होता है जो एक हरूफे अजाफत का तलब, और जिन दो जुमलों लफ्जों को जोड़कर एक जुमला बनाया जाए तो एक मुरक्कब बनेगा जिसे मुरक्कब अजाफी कहते हैं। अब मुरक्कब अजाफी में पहला होता है मजाफ और दूसरा होता है मजाफ अलैह। अब सिर्फ थोड़ी सी 1-2 मिनट वेट कर लें, उसके बाद करवाती हूँ। जी, मजाक। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मुरक्कब अजाफी से। वो जुमले जिनमें हम दो हिस्सों को उसके का, की, के जरिए जोड़ते हैं वो कहलाते हैं मुरक्कब अजाफी। अब मुरक्कब अजाफी होता है मजमुआ मजाफ और मजाफ अलह का। अब अक्सर पार्टिसिपेंट का ये क्वेश्चन है कि मैम मजाफ कौन सा है और मजाफ अलह कौन सा है। तो मजाफ वो होता है जिसको निस्बत दी जाती है। जैसे हम कहते हैं अकबर का घोड़ा, तो घोड़े को निस्बत दी गई अकबर से, तो घोड़ा हो गया मजाफ। और मजाफ अलैह हो गया जिसकी तरफ निस्बत दी गई है अकबर। नमरूद की आग, तो आग होगी मजाफ और नमरूद हो गया मजाफ अलैह। घर का चिराग, चिराग हो गया मजाफ और घर हो गया मजाफ अलैह। यहाँ तक आप पहले भी कर चुके हैं। अच्छा, फारसी में इनकी जो तरतीब है वो चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ की है मैंने language means. So language is not just about the names of languages like Chinese, English, Turkish, or whatever. It really
अकबर का घोड़ा। अब फारसी में मजाफ अलैह, उर्दू में मजाफ अलैह पहले आता है और मजाफ बाद में। फारसी में मजाफ पहले आता है, यानी अस्पे अकबर हो जाएगा, तो बाद में मजाफ हो जाएगा। अब हम इसकी करते हैं कि जैसे हिंद के बहादुर है, तो इसमें हिंद मजाफ अलैह हो गया और बहादुर मजाफ। अब का, की, के ये हरूफे अजाफत हैं, इनको आपने माइंड में रखना है। उर्दू में मैं पहले बता चुकी हूँ कि मजाफ अलैह पहले आता है, मजाफ बाद में, लेकिन फारसी में इसका रिफ्लेक्स होता है, इसका उल्ट होता है। मजाफ पहले आता है और मजाफ अलैह पहले और मजाफ बाद में। जैसे अस्पे अहमद, अहमद का घोड़ा, नारे नमरूद। लेकिन नार बाद में अगर उर्दू में होता है तो हम कहते हैं नमरूद की जलाई भी आग, तो नारे नमरूद मजाफ पहले है, मजाफ अलैह बाद में। चरागे खाना मजाफ पहले, बहादराने हिंद, चश्माए कोसार। यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, हो गया होगा। अच्छा, उर्दू में हरूफे इजाफत हैं का, की, के, और फारसी में हम जेर से शो करते हैं या हमजा से हरूफे इजाफत। शो करते हैं, जैसे ये मैंने आपको तमलीकी, तमलीकी पे गौर करें। तमलीकी निकला है ममलिकत से, यानी किसी का मालिक होना। इजाफत तमलीकी वो इजाफत की किस्म है जो मालिक और ममलूक का रिश्ता हो, जिसमें जो मजाफ अलैह है वो मालिक हो और जो मजाफ हो वो उसका ममलूक हो। यानी हमारी अगर कोई चीज मलकियत है तो वो इजाफत तमलीकी में आएगी, मालिक होना। जैसे अकबर का घोड़ा, तो ये इजाफे तमलीकी है कि अकबर मालिक है घोड़े का। अकबर मजाफ अलैह, मालिक है मजाफ का घोड़े का। नाहीद की किताब, नाहीद मजाफ अलैह, मालिक है किताब की। तमलीकी ममलिकत होना, मालिक होना। किसानों के खेत, किसान मजाफ अलैह, खेत हो गया उनकी जगह जिसपे उनका, जो उनकी है, जो उसके मालिक हैं। अब इजाफत तमलीकी, जैसे कि मैंने बताया था कि इनके नाम मुश्किल है, इनकी वजाहत मुश्किल नहीं है। दूसरी किस्म है तोजीही। तोजी, तोजी फारसी का लफ्ज है, इसका मतलब ये होता है कि ऐसा बयान या ऐसा फिक्रा जिसमें आम बात हो लेकिन उसे किसी दूसरे की तरफ वजाहत करके मखसूस कर दिया जाए। जैसे हम कहते हैं दीवार, दीवार किसी भी चीज की हो जाती है, लेकिन हम कहते हैं असलम के घर की दीवार, तो वो तोज़ी हो गई। हमने एक बयान के जरिए उस दीवार को मखसूस कर दिया असलम के साथ। तो इजाफत तोज़ीही वो इजाफत जिसके जुमला में बात तो आम हो लेकिन हमने वजाहत करके उसको मखसूस कर दिए, खास नहीं किया। खास करेंगे तखसीसी में, तो ज़ीही में हमने उसकी वजाहत की है, उसको एक्सप्लेन किया है। जैसे लाल किला की दीवारें, मिथ्रा के पेड़े, आम का बाग, संदीले के लड्डू। अब ये देखिए, लाल किला की दीवारें, दीवारें कौन सी हैं? जो लाल किला की हैं। हमें उसको देखते ही उस बयान से वजाहत हो जाती है कि लाल किला की दीवारें हैं। अगली किस्म में दो हो गई तमलीक की, जो आपकी मालिक होने को शो करे। तो ज़ीही जो बयान करके वजाहत करे। ज़र्फी, ज़र्फ होता है बर्तन। अब अजाफ की वो किस्म जिसमें मजाफ जो है वो बर्तन हो और मजाफ अलैह मजरूफ हो। मजरूफ बर्तन में डाली जाने वाली चीज, ज़रफ बर्तन को कहते हैं। तो अजाफत ज़रफी वो होगी जिसमें मजाफ अलैह ज़रफ हो, कोई बर्तन हो, और मजाफ जो है वो मजरूफ हो। जैसे कुएं का पानी, कुतुब खाना की किताब, टोकरी की आम। अब कुएं देखें, ज़रफ है, मजरूफ क्या कहते हैं, मजाफ अलैह क्या हो गया? पानी, और उसका लिंक क्या हो गया? पानी का बर्तन या पानी का वो पैमाना जिसमें पानी को रखा गया है वो कुआं। कुतुब खाना, तो देखें मजाफ अलैह खाना हो गया और रखा कहाँ, क्या कहते हैं उसको कुतुब खाना। ये फारसी का है तो पहले मजाफ अलैह आ गया। अच्छा, टोकरी के आम देखें, मजाफ अलैह जो है उसमें उसके ज़रफी क्या होंगे? काकी के। कुएं का पानी से दोबारा स्टार्ट करती हूँ। मैंने
आपको बताया है कि जो मजाफ अलैह होता है वो बर्तन होता है। तो कुआं हो गया बर्तन, और रखा गया उसमें पानी। कुतुब खाना हो गया एक किस्म की इमारत, रखी गई किताब। टोकरी एक किस्म का वो बर्तन, रखे गए उसमें आम। तो इजाफत ज़र्फी जो किसी भी बर्तन को जाहिर करे। अब तखसीसी और क्या कहते हैं तोज़ीही। तोज़ीही में फर्क क्या है? तोज़ीही में हम बयान दे के किसी चीज को खास करते हैं, और तखसीसी में हम क्या करते हैं? हम उस चीज को खसियत दे देते हैं, उसको खसूसियत दे देते हैं। जैसे क्या कहते हैं, तुम्हारा भाई, या तुम्हारा भाई हो गया तो वो खास हो गया। इसको इजाफत निस्बती भी कहते हैं कि इसमें हम इजाफत का तल्लक किसी निस्बत के साथ जोड़ते हैं, और इसमें हमारे तल्लक की वजह से जो हमारा मजाफ अलैह है उसमें उसके सबब से हमारे मजाफ में खसूसियत पैदा हो जाती है, वो खास हो जाता है, वो मार्फा बन जाता है, तखसीसी। जैसे तुम्हारा भाई, हमारा मकान। अब देखें इसमें कहा कि नहीं आए, हरूफे इजाफत नहीं आए, लेकिन चूंकि हमने इनको खसियत दे दी है इसलिए ये इजाफत तखसीसी हो गए। इजाफत बयानी वो इजाफत है जिसमें हम बयान देते हैं कि ये चीज जो है इस चीज की बनी है, बारे में मसलन इजाफत बयानी मैटर या मादा की हालत से या किसी भी चीज के बनने वाले मवाद के बारे में बयान की जाती है। अब तशबीह आप पढ़ चुके हैं, आज फिर इसके बारे में एक बहुत अच्छा डिटेल लेक्चर दूंगी जिसमें तशबीह का तल्लक हो। जैसे गुस्सा की आग, जुल्फ का सांप, पत्थर का जिगर वगैरह फारसी तरकीब है। और इजाफत इस्तारा वो होगी जिनके दरमियान इस्तारा का तल्लक होगा। आई रिपीटेड, 7 किस्में इसकी। सबसे पहली जो है उसको नाम से मैं बता दूं, तमलीकी है। सॉरी, सबसे पहली क्या है? तमलीकी है, जिसमें हम ममलिकत किसी चीज का मालिक होना शायद करते हैं। दूसरी है तोज़ीही, जिसमें हम बयान दे के किसी चीज की कोई वजाहत करते हैं। इजाफत ज़र्फी जो बर्तन को रिलेट करती है, जैसे कुएं का पानी। तखसीसी जिसमें हम निस्बत दे के खास करते हैं, जैसे मेरा भाई। इजाफत बयानी यानी हम बयान देते हैं किसी मैटर के बारे में कि फलां चीज जो है किस चीज से बनी। अजाफत तशबीही जिसमें तशबीही का ताल्लुक हो। अजाफत इस्तारा जिसमें इस्तारे का ताल्लुक हो। सब में इजाफत क्लियर हो गई इनसे। इंशाल्लाह इनके अलावा एमसीक्यूज नहीं आएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है। उसके बाद मैं आपको इस्तारा और तशबीह करवाऊंगी। मैम साइदा देख लीजिएगा अगर किसी का हैंड रेज हो। मैं खुद ही देख लेती हूँ। जी, किसी ने कुछ भी पूछना है तो वो पूछ सकता है, तमाम पार्टिसिपेंट। सात किस्में इसकी, 16 पार्टिसिपेंट हो चुके हैं अगला टॉपिक शुरू करने से पहले। 7 किस्में हैं। पहली तमलीकी, तोज़ीही, बयानी, ज़र्फी, तखसीसी, तशबीही, इस्तारा। किसी के बारे में कुछ क्वेश्चन करना हो तो ठीक है, नहीं तो मैं अगला टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। कम से कम थोड़ा बहुत करें, अपनी राय दिया करें कि हम इस चाहिए या नहीं। जी, अगले इंशाल्लाह मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को दोबारा इसमें प्रॉब्लम ना हो। आज आपको सब कुछ मैं अच्छे से बयान कर दूं। मैम साहिदा अगर प्रॉब्लम हो आवाज का तो बताइएगा।
तशबीह, दोबारा से डेफिनेशन इसकी दे रही हूं। अस्सलाम वालेकुम मैम, आवाज काट रही है आपकी। मैम आवाज सही नहीं आ रही। लफ्ज़ है जिसका मानी ये होता है कि हमने एक चीज को दूसरी चीज की जी सर बताएं, ठीक है। ये आवाज क्लियर हुई है मेरी? जी मैम अब हो गई है। ठीक है। जी, तशबीह मैंने बताया है कि अरबी में आपने एक चीज को दूसरी के चीज के मानद ठहराया या उस जैसा करार दिया। अब इसकी तारीफ जो इल्मे बयान में बयान की गई है वो हम देख लेते हैं कि इल्मे बयान की रूह से जब एक चीज की किसी मुश्तरका या कॉमन खसूसियत की बिना पर हम उसे दूसरी चीज की तरह करार दें तो इसे तशबीह कहा जाता है। अब तशबीह की मिसालें, बच्चा चांद की तरह, देखें इसमें हरफ तशबीह आया है, खूबसूरत है। मुनज़्ज़ा की आंखें झील जैसी हैं। साद शेर की तरह बहादुर है। सड़क आईने की मानिद शफाफ है। शबनम के कतरे मोतियों के जैसे दिखाई देते हैं। देखें इसमें हरफ तशबीह देख लें, की सॉरी तरह, जैसी, तरह, मानिद, जैसे। अरकान तशबीह, इसके कितने हिस्से होंगे शॉर्ट बताऊंगी, फिर आपको डिफरेंस बताऊंगी। सबसे पहले मुशब्बा यानी जिसे हमने तशबीह देनी, उसके बाद मुशब्बा बे यानी जिसके साथ हमने तशबीह देनी। मुशब्बा और मुशब्बा बे अगर दोनों को इकट्ठा गिना जाए तो ये अरकाने तरफैने तशबीह कहलाते हैं, दोनों तरफों पे होते हैं ना। अच्छा, इसके बाद अगला है वजह शुबा, यानी जिसकी वजह से हमें शक पड़ा कि ये खसूसियत इसमें भी मौजूद है और उसमें भी मौजूद है। गर्ज़े शुबा नहीं, वजह शुबा। अगली चीज होगी हरफे तशबीह, कि जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था कि हरफ गिन लें, जैसे, मानिद, की तरह। और पांचवी चीज है गर्ज़े तशबीह, कि हमने वो तशबीह किस मकसद के लिए दी है। अब अरकाने तशबीह हो गए 5, और तशबीह की पहली क्वालिटी आपको मैंने बता दी कि ये हकीकी होती है, ये मजाजी नहीं होती। हमने की तरह करार देना है, वही सेम टू सेम करार नहीं दे दिया। अब इस्तारा के लुग़वी मीनिंग है उधार लेना, उसमें हमने ली थी एक खसूसियत उधार, कि जैसे हमने नाज की उसके लब की क्या कही है, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, गुलाब की नाज की और उसकी खूबसूरती हमने उधार ली थी। इसमें हम इस्तारा में उसे पूरे का पूरा उधार ले लेंगे, कि जैसे हम कह देते हैं कि उसके लब गुलाब हैं, गुलाब की तरह नहीं कहेंगे, उसके 5 रुकन, इसके 3 रुकन। अब इल्मे बयान में इस्तारा का क्या मतलब होगा कि जब हकीकी और मजाजी मैनों में तशबीह का तल्लक ना हो और हम किसी लफ्ज को मजाजी मानों में इस्तेमाल करें तो उसे इस्तारा कहते हैं। तशबीह हकीकी मानों में इस्तेमाल होती है, इस्तारा मजाजी मानों में इस्तेमाल होता है। पहली चीज वो हकीकी है, ये मजाजी है, उसके 5 रुकन है, इसके 3 रुकन है। उसमें हरफे तशबीह है, इसमें हरफे तशबीह नहीं है। अब इसके 3 रुकन कौन कौन से हैं? इस्तारा के लुग़वी मैंने क्या है कि हमने उधार लिया, पूरे का पूरा उधार ले लिया। लफ्ज उधार नहीं लेते हम, पूरी वो चीज उधार ले लेते हैं। अच्छा, इसकी वजाहत क्या है कि हमने एक चीज को हूबहू दूसरी चीज का नाम देना है, कि सेम टू सेम। उसमें हमने सिफात ली थी या उसके लवाजमात लिए थे।
इसमें हमने सिफात लवाजमान सब कुछ दूसरी चीज के साथ मंसूब कर देने हैं। अब इसके अरकान 3, मुस्तारला, उसमें था मुशब्बा, इसमें मुस्तारला जिसने उधार लिया, उसमें था मुशब्बा बे, इसमें मुस्तार मिन्हा यानी जिसने लफ्ज लिया है। अब उसमें था यानी हरफे शुबा, वजह शुबा, गर्ज शुबा, और इसमें सिर्फ वजह जामिया जिस मुशाहबत की बुना पर लफ्ज हमने उधार लिया। अब इनका फर्क बड़े अच्छे से मैंने वाजे करने की कोशिश की है। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि हकीकी होता है वो मजाजी होता है, उसमें मुशब्बा है उसमें मुस्तारला है। अब ये मैंने कुछ बनाया है एक चार्ट तशबीह और इस्तारा का, जरा इसको गौर से देखें, इसके बाद हम देखते हैं आगे। जैसे है तशबीह में है, हम कहते हैं कि अहमद शेर की तरह बहादुर है। अहमद मुशब्बा, शेर मुशब्बा बे, बहादुरी जो है वजह शुबा, की तरह हरफे शुबा, और गर्जे शुबा क्या है, बहादुरी बयान करना। इस्तारा में हम कह देंगे अहमद शेर है, 3 लफ्ज हो गए। देखें इसमें हरफे क्या कहते हैं तशबीह इस्तेमाल नहीं हुआ, इसमें वजह जामिया नहीं बयान हुई, लेकिन फिक्रे को देख के हमें समझ आ रही है कि हमने अहमद को बहादुर करार देना है। अहमद शेर की तरह बहादुर है, अहमद शेर है। खालिद का दिल पत्थर के जैसा है, पत्थर के जैसा है, पत्थर नहीं है। अगर हमने कह दिया पत्थर तो तब वो बन जाएगा इस्तारा। खालिद का दिल पत्थर है। अब देखें वो फूल के मानिंद है, वो फूल है बैना मुकम्मल फूल, जैसे मैंने वो नाज की उसके लब की मिसाल दी है। मेरा दिल मोम के जैसा है, मोम की तरह क्वालिटीज रखता है, खुसूसियात रखता है, पूरे का पूरा मोम नहीं है, मेरा दिल मोम है। जी यहां तक मुझे बताएं तशबीह और इस्तारा, जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, आई थिंक वो आज के सेशन में होंगी, तो जरा मुझे बताएं तशबीह और इस्तारा क्लियर हुआ है? फिर मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने और आज आपको आंसर करने होंगे। तशबीह इस्तारा क्लियर हुआ है आपको या नहीं हुआ? जी मैम क्लियर हो गया है। चलें जी देखते हैं। अब मैं स्क्रीन पे कुछ एक मशहूर गाना है, उसका मैंने बोल लिखा है, तू चांद है पूनम का, सुना हुआ होगा, तू चांद है पूनम का। तो इसमें मुझे बताएं जरा कोई एक पार्टिसिपेंट कि इसमें तशबीह है या इस्तारा है। 5 क्वेश्चन है, इसको अगर आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं तो फिर आपको समझें कि तशबीह और इस्तारा क्लियर है। तू चांद है पूनम का कौन बताएगा? इस्तारा है। इस्तारा है, कैसे पहचाना आपने? वेल डन। क्योंकि वो उसपे तशबीह नहीं दी जा रही उसको किसी से, उसको खुद ही मतलब चांद कहा गया है, मतलब उसको फुली इसमें हरफे तशबीह इस्तेमाल नहीं किया गया, बैना सेम टू सेम एग्जैक्ट चांद कहा गया है उसको। जबरदस्त। जी। अच्छा फूलों सा चेहरा तेरा कौन बताएगा? तशबीह है इस्तारा है? ये तशबीह है। तशबीह में मैम ये तशबीह। जी तशबीह में पहचाना कैसे है आप? कैसे पहचाने? फूलों सा सा चेहरा। यहाँ पे सा आ गया है कि चेहरे की क्वालिटीज मिलती जुलती हैं। वो लड़का हीरा है, अब बताएं तशबीह है इस्तारा है? इस्तारा है ये। जी इस्तारा है। जबरदस्त। अहमद चीते की तरह दौड़ता है, ये इस्तारा आ जाएगा। तशबीह तशबीह है। ये तशबीह है। वजह क्या है, इसमें की तरह आ गया है, उसका हाथ पत्थर बन चुका है। तशबीह है इस्तारा है? इस्तारा में इस्तारा है। जबरदस्त जी, ये मैंने आंसर भी साथ शामिल कर दिए हैं, अगर किसी के रॉन्ग हो तो वो ये देख सकता है। तशबीह इस्तारा क्लियर। अगले टॉपिक पे चलते हैं जी। टाइम हो गया है 7:27। अच्छा मैंने एक चीज और करवानी थी, लेकिन पहले हम कर लेते हैं जो सबके लिए जरूरी है। नसरी इस्तिलाहात हमने नज़म की कर ली थी, शायरी की, नसरी इस्तिलाहात नहीं की थी। तो बाज़ औक़ात क्वेश्चन में एमसीक्यूज में आ जाता है, तो नसरी इस्तिलाहात जो हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। हम पहले बात कर चुके हैं कि सर्फ़ व नहू,
यानी ग्रामर या सर्फ और नहू जो होती है उसके दो हिस्से होते हैं। सर्फ वो होती है जिसमें हम अल्फाज से बहस करते हैं कि ये लफ्ज किसी जुमले का हिस्सा है, इसका मानी क्या है और ग्रामर की रूह से क्या है। हमने कहा था कि सर्फ के दो हिस्से हैं, कलमा और मोमिल। कलमा अकेला बामैनी लफ्ज और मोमिल जो है वो बेमैनी लफ्ज। तो कलमा की हमने आगे 5 किस्में की थी, इस्म, सिफ्त, जमीर, फेल, तमीज। अब ये वाली जो है इन सारी किस्मों पे जो बहस करनी है वो होगी हमारी सर्फ। नव क्या होगी कि हमने ये देखना है कि जो जुमला है उससे उसकी तरकीब क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उससे कैसे जोड़ा गया है। नव में हम देखते हैं कि फिक्रों को तरतीबो तंजीम कैसे देनी है, इसम कहाँ पे लगाना है, फेल कहाँ पे लगाना है, हर्फ कहाँ पे लगाना है। दोनों सर्फ और नहू से मिलकर ग्रामर बनेगी। लेकिन सर्फ में हमने देखना है कि अल्फाज की साख्त क्या है, कि अल्फाज हैं क्या, इसम कौन सा है, फेल कौन सा है, हर्फ कौन सा है। और नहव में हमने देखना है कि इनको स्ट्रक्चर और तरतीब कैसे देनी है, तरतीब व तंजीम कैसे देनी है। तो कहा जाता है कि सर्फ आती है ना बेअकल को नहू आती है, इसको समझना है। अब नसर की तीसरी टर्म में अबलाग, अबलाग निकला है अरबी के लफ्ज बलग से। बलग के मैनी है पहुंचाना, यानी हमने अपने अफकारो ख्यालात दूसरे तक कैसे पहुंचाया। एक लफ्ज सुना होगा जराए अबलाग, जिसमें आपका रेडियो टीवी वगैरह आ जाता है कि वो कौन से जरिए हैं जिनके जरिए हम बोल के पहुंचाते हैं। तो अबलाग जो है हमने पहुंचाना है। हम कैसे पहुंचाते हैं? पहला तरीका हमारा ये कि जैसे मैं बोल रही हूँ हम बोल के पहुंचाते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम इशारों कनाओं में पहुंचाते हैं। और चौथा तरीका ये है कि हम अल्फाज के जरिए अबलाग करते हैं। सरफ, नहू, अबलाग, 3 चीजें आपको क्लियर होगी। उसके बाद है अदारिया। अदारिया क्या होता है? अदारिया देखें, अंशाइया मैंने बताया था छोटा मजमून, इंशा परदाजी बताया था। अब अदारिया भी एक किस्म का मजमून होता है या कॉलम होता है, लेकिन ये किसी रिसाले या किताब का जो मुदीर है उसका खास मजमून होता है। इंग्लिश में इसे एडिटोरियल कहते हैं कि उसने मौजूदा हालात हाजरा पे या किसी हंगामी सिचुएशन पे या किसी रिसाले के अंदर लिखे हुए मसले पे अपनी मुस्तनिद राय दी है ताकि हुकाम और अवाम उस पर तवज्जो दें। तो अदारिया जो है वो मुदीर लिखता है। अब उर्दू मोल्ला, इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि उर्दू मोल्ला क्या है। उर्दू मोल्ला देखें, उर्दू जो है मैंने आपको बताया था लश्करी जुबान थी, शुरू में इसका राम लिखता था। तो मुगल बादशाह शाहजहां जो है वो अपने महल के अंदर रहने वाली बेगमात शहजादियों शहजादों की तरबियत पर बहुत जोर देता था और उनकी जबान जो इस्तेमाल की जाती थी वो बहुत यानी अच्छी जबान थी, तशबीह इस्तारे वाली जबान थी, तराकीब वाली जबान थी। तो वो जबान चूंकि खास थी तो उसने उसको उर्दू मोल्ला का नाम दिया। तो उर्दू मोल्ला स्टार्ट हुई मुगल बादशाह शहनशाह के दौर से आगरे की पुरानी जबान से अलग करने के लिए। अब क्या है कि उर्दू मोल्ला किले की, कौन से किले की? लाल किले की, जो दिल्ली के अंदर बना हुआ था, जबान थी जो उसकी शहजादियां और शहजादे और बेगमात इस्तेमाल करती थी। चूंकि ये जबान बहुत ज्यादा तरक्की पा गई तो बाद में उर्दू को उर्दू मोल्ला का नाम दिया गया। इसीलिए गालिब ने अपने खतों के मजमूए में कहा कि मैं जो जबान बोलता हूँ वो उर्दू मोल्ला है। हजरत मोहानी ने इसी से मुतासर होकर एक रिसाला जो निकाला था उन्होंने उसका नाम लिखा था रिसाला उर्दू मोल्ला। और अर्श का शेर है, हम हैं उर्दू मोल्ला के जबानदान है अर्श। हम हैं उर्दू मोल्ला के जबानदान है अर्श, मुस्तनिद है जो कुछ इरशाद फरमाया करते हैं। एजाज, हम कहते हैं इंग्लिश में कि फलां चीज की समरी बयान कर दो, या हम कहते हैं अपने स्टूडेंट को कि फलां सबक जो है उसका खुलासा बयान कर दें। तो एजाज जो है इसका मतलब होता है इख्तिसार से ये निकला है, यानी किसी भी चीज को सम अप करना, किसी भी चीज का इख्तिसार करना, कम से कम अल्फाज में उसका खुलासा बयान करना। देखें जो लफ्जों का असराफ है, जैसे चीजों का असराफ जो है
वो नुकसानदेह है। इसी तरह लफ्जों का असराफ या ज्यादा बोलना भी नुकसानदेह। तो किसी भी नसर पारे में अगर आप हद से ज्यादा बोलेंगे, असराफ करेंगे, तो वो पसंद नहीं किया जाएगा। जो बात जितने कम लफ्जों में एजाज करके बयान कर देंगे वो उतनी ज्यादा पसंद की जाएगी और उतनी ही ज्यादा शोहरत पाएगी। तो एजाज का मतलब क्या हो गया कि कम से कम लफ्जों में बड़ी से बड़ी बात कर देना, यानी ये हुस्ने कलाम है, खूबसूरती कलाम है। नज्म नसर की खूबसूरती है एजाज, अबलाग की खूबसूरती है एजाज। बजला, बजला लफ्ज है जिसे हम कहते हैं ना हाजिर जवाब होना, पुरलुत्फ बात करना। मैंने आपको कहा था कि मिर्जा गालिब को हवाने नातक के बजाय हिमाने ज़रीफ कहा गया था। किस लिए कहा गया था? कि वो फौरन बात ऐसी करते थे, बजला संजी थी उनके मुंह में, कि वो फौरन वो लफ्ज ऐसा बयान करते थे कि अगला जो है वो खुश हो जाता था। जैसे उनकी बीवी जो है उनको बर्तनों को हाथ नहीं लगाने लेती थी और वो कहती थी कि ये हर चीज जो है नापाक कर देते हैं, तो वो गुस्सा नहीं करते थे, बल्कि वो कहते थे कि ये हजरत मूसा की बहन है, जो कहती है मानते जाओ। यानी ये बहुत नेक है, नबियों के घराने से है, इसका तल्लक इसको कुछ ना कहो। तो बजला का लुग़वी मानी है पुरलुत्फ बात या खुश तबई की बात। अब पढ़े लिखे और ज़हीनो फतीन लोग ये करते हैं, इसमें तंज नहीं होता। सतही ज़हन के मालिक लोग जो हैं वो तंज कर सकते हैं, बजला इस्तेमाल नहीं करते, ना बजला गो होते हैं। बजला गो वो होता है जो शगुफ्ता बयान हो और उसकी बात जिससे की जाए वो भी खुश हो जाए। जैसे पतरस बुखारी जो थी उनकी मज़ामीन, जैसे उनका वो क्या कहते हैं हॉस्टल में रहना, और दूसरे मज़ामीन हैं वो इसकी बजला गोई की पहचान है। उम्दा मिसालें, तालीफ, तालीफ का लफ्ज निकला है उल्फत से, राब्ते से, यानी हमने किसी के दिल में उल्फत डाल दी। अब शायर, अदीब, राइटर वो उल्फत कैसे डालेंगे? वो करेंगे मदवन, वो देंगे तरतीब, वो करेंगे लिखे। किसी एक किताब या मुख्तलिफ किताबों के मज़ामीन को वो उठाएंगे, उसको तालीफ करेंगे और तालीफ व तरतीब दे के पेश कर देंगे, वो मौलफ होगा। तालीफ और तसनीफ में क्या फ़र्क है? तसनीफ मुसन्नफ ने खुद लिखी है। तालीफ क्या है कि उसने अहम चीज़ें निकाल के अच्छे तरीके से तरतीब दे के उसको पेश कर दी है। तसनीफ उसका इत्तेदाद है, उसकी अपनी ज़हन की ज़हन के कलमात को ज़ाहिर करना है, उसको लिखना है, चाहे वो वही की सूरत में है, इल्हाम है, या उसके अल्फाज है, या उसकी प्रैक्टिस है। तालीफ किसी और के ख्यालात को तरतीब देना। अगली चीज़ है तबसरा, जिसे हम कमेंट भी करते हैं, तो हम तबसरा करने के माहिर हैं, लेकिन हमने रोशनी डालनी है, ऐसी राय देनी है, ऐसा रिव्यू देना है जो किसी भी चीज के फनी महासन को आश्कार कर दे। देखें, तनकीद का लफ्ज निकला है नकद से। नकद का मतलब होता है बयान करना, छांटना, या किसी धागे की बेतरतीबी को तरतीब देना। तो तबसरा जो है किसी भी फनी फनपारे की खूबियां या मुहासन को आश्कार करता है, ना कि उसकी खामियां निकालता है। तबसरा के बाद अगली चीज है तरक्की पसंदी, जो हम यानी हम सब कहते हैं कि हम तरक्की पसंद है। तो तरक्की पसंदी जो है ये अपोजिट है, मुतजाद है कदामत परस्ती का। कदामत परस्ती क्या है कि हमने अपने जो बेस है उससे जुड़े रहना है, जो हमारे बुजुर्गों ने कह दिया है उससे नहीं हटना। तो 1935 में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज हुआ था। तो बड़े सगीर पाको हिंद में तरक्की पसंदी का आगाज 1936 से होता है। इसका वर्ड है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है कि हमने दुनिया के तमाम जो अदाब हैं उन सब से फायदा लेना है और जिंदगी में तरवीजो तरक्की करते रहना है। उसके बाद है तसव्वुफ। मीर दर्द में आपने पढ़ा था तसव्वुफ। तसव्वुफ का मादा सौफ है और अरबी में ऊन से काते हुए मोटे छोटे लिबास को कहते हैं। अब इसको क्यों कहते हैं ऊन का मोटा जूठा लिबास? क्या होता था कि जो ईसाई होते थे उनमें राहिब होते थे,
वो जनाब ये लिबास जेब तन करते थे और तारकुत दुनिया हो जाते थे। तो उनको कहते थे कि इन्होंने तसव्वुफ का लिबास ओढ़ लिया है। बाद में ये लिबास सूफी पहनने लगे। तो और वो क्या है, चूंकि मुसलमान जो है वो तारकुत दुनिया नहीं होता, तो हमारे में ये इस्तिलाह चेंज हो गई कि जिसका दिल दुनियावी अलाइशों और गंदगियों से आजाद हो गया और उसके दिल में नूरे इलाही उतर आया, तो वो सूफी है, जो परहेजगार है। इसका माना बाज लोग मुंह फेरना भी बताते हैं। तकरीज, तकरीज का मादा जो है कुर्ज है। इसका मतलब ये है कि कोई जिंदा चीज है, हमने उसके बारे में उसकी खूबियां, बुराई भलाई बयान करना है। हमारे यहाँ होता क्या है कि जिसकी डेथ हो जाती है, हम उसकी बुक्स उठा के तफसीर स्टार्ट कर देते हैं और तारीफों के पुल बांध देते हैं। तो तकरीज एक ऐसा लफ्ज है जो जिंदा अदीबों की किताबों और तालीफात पर राय देता है। जमाना जाहलियत को याद कर लें। 100 साल पहले उकाज में एक मेला लगता था जिसमें अरब के शायर जमा होते थे और जनाब वो अपने कसीदे पेश करते थे, अपनी खूबियां बताते थे। जैसे कि उसका जो 9th का पहला सबक है इंग्लिश का, सेवर ऑफ काइंड टाइटल मुझे याद नहीं आ रहा उन्वान। तो उसमें वो कहता है एक शायर लुबीद के, अगर मुझे कहा जाए कि हरूफे तहज्जी पर नज़में सुनाओ तो मैं हर हरूफे तहज्जी पर 100 नज़में सुनाऊंगा जो जमाना कदीम के लिखे हुए शायरों की होंगी। तो वो होती है तकरीज, यानी अपनी खूबियां या अपनी खामियां खुद बयान करना। या हम किसी महफिल में जाते हैं तो सदर महफिल जो हैं वो उन जो वहां मौजूद हैं उसके किसी एक महफिल के फर्द का कसीदा ले और उसकी खामियों और खूबियों पर बड़ी जबरदस्ती तकरीर करे। उर्दू क्लासिक शायरी में कुछ उर्दू शायरीन अपने दौर में तकारीज लिखवाया करते थे अपनी किताबों पर, यानी जो किताब छापी उस पे उन्होंने तकरीज लिखवाई, लेकिन अब इसका रवाज नहीं रहा। साबका, साबका जैसे कि नाम से पहले, साबका का मतलब है पहला या अवलीन, यानी लफ्ज के शुरू में आपने लगाना है। जैसे अहल है, उसके शुरू में आपने ना लगा दिया, ना अहल बन गया। लाइक है, उसके शुरू में ना लगा दिया तो ना लाइक बन गया। शहवार है, आपने शुरू में शह लगा दिया तो शह सवार बन गया। इखलाक है, शुरू में खुश लगा दिया तो खुश इखलाक बन गया। तो साबका का मतलब है अवलीन या पहला, यानी शुरू में आपने एक ऐसा लफ्ज लगाना है जो पूरे लफ्ज के मानी बदल देगा। लाहिका, लाहिका सेम साबका की तरह पे है, लेकिन साबका आप शुरू में लगाते हैं और लाहिका एंड में लगाते हैं। जैसे दान, गुलदान, रोशनदान। आपने लाहिका लफ्ज के आखिर में लगाना है, साबका शुरू में लगाना है। जैसे प्यामबर, मुफ्तबर, दान से रोशनदान। इशारिया, इशारिया क्या है, किसी भी तहकीकी किताब के शुरू में, कोई भी तहकीकी किताब आप लेते हैं उसके शुरू में एक क्या कहते हैं इशारिया दिया जाता है जिसे फहरिस्त कहते हैं। उसमें हमने क्या कहते हैं कि मकामात, अशखास, चीजें लिख के बयान कर देनी है कि हमने इशारिया को खोला, हमें पता चल जाना है कि फलां पेज पे लाहिका लिखा हुआ है, फलां पेज पे साबका लिखा हुआ है, फलां पेज पे फलां राइटर का कॉल लिखा हुआ है। इंग्लिश में इशारिया को इंडेक्स कहते हैं, जिसकी मतलब मदद से हम मतलूबा किताब के मतलूबा सफ़े तक फौरन पहुंच जाते हैं। इक्तबास, किसी भी मजमून, इक्तबास का मतलब है रोशनी देना, लेकिन इक्तबास से मुराद ये है कि हमने किसी भी मजमून या नसर पारे का कोई खास हिस्सा उठाना है और अपने कलाम में दर्ज करना है। इक्तबास कहीं और से किसी और तहरीर में से कुछ हिस्सा निकाल कर अपने काम में पेश करना, और अगर उस हिस्से में हम किसी का कौल या राय बयान कर रहे हैं तो फिर हम उसको कौमे लगा के पेश करेंगे, क्योंकि हम किसी मुसन्नफ के अल्फाज को चेंज नहीं कर सकते, उससे उसका जो मतलब है वो फौत हो जाएगा। तो इक्तबास में हमने किसी और की राय को पेश करना है। हाशिया, हाशिया क्या है कि जो उर्दू की ज़हीम बुक्स हैं या पुरानी किताबें हैं या मकाले हैं, उनको देखें, उनकी साइडों पे हाशियों के साथ
नंबरिंग लिखा होता है एक लकीर खींच के, जो लफ्ज मुश्किल है उस पे नंबर लिख देते हैं, 1 2 4 5 7। अब वो जो नंबर्स होते हैं उन नंबरों की तफसील हाशिए पे लिखी जाती है। अब हर सफ़े का हाशिया अलग हो सकता है, एक बाब का हाशिया अलग हो सकता है, या पूरी किताब के एंड में हाशिया बनाया जा सकता है जिसमें उन नंबरों की तारीफ लिखी गई है। जैसे मैंने ऊपर साबका लिखा है तो हम लिख देंगे नंबर 1। तो हाशिया, जब हम उस हाशिए को तहरीर करेंगे तो नंबर 1 किसी लफ्ज के पहले आने वाला लफ्ज, फ्रंक, जिसे हम इंग्लिश में डिक्शनरी कहते हैं। फ्रंक, फ्रंक को लुगत भी कहते हैं, इंग्लिश में डिक्शनरी भी कहते हैं। इसका मतलब होता है समझ बूझ या इल्म दानिश। फ्रंक में हम मुश्किल अल्फाजों तराकीब, जैसे तलमी का क्वेश्चन आया था, जैसे इस्तारा का क्वेश्चन आया था, तो वो सब एक तरतीब से डाल देते हैं। फ्रंक से याद आया, मिर्जा गालिब की एक फ्रंक आपको बताई थी मैंने, काते बुरहान। इसके अलावा उनका कसीदा बताया था जो उन्होंने फ्रंक के तर्ज पे लिखा था ताकि वो अपने आने वाली नस्लों को मुश्किल अल्फाज से रोशनास करवा सकें। ज़मीमा, ज़मीमा का मादा ज़म है। ज़म का मतलब होता है बुलाना या शामिल करना। ज़मीमा जो है वो शय जो किसी और शय पर बढ़ा कर लगा दें। जैसे हमने एक अखबार शाया किया तो उसका ज़मीमा हमने कुछ ऐड करना है तो उसका ज़मीमा असल अखबार के साथ शामिल कर दिया जाता है, एक एक्स्ट्रा पेज लगा दिया जाता है। तो हम लिख देते हैं कि ये इस अखबार का ज़मीमा है। अब इस्तिलाह में अगर किताब और मकाले के आखिर में मुसन्नफ कुछ और शामिल करना चाहे, जैसे कोई अक्सी तहरीर यानी अपना रिफ्लेक्स, कोई खत, कोई मकतूबा या मुसाहबा यानी इंटरव्यू, जिससे ये साबित हो कि उसकी किताब सही मौजू पे लिखी है, तो उसको ज़मीमा कहते हैं। मुसाहिबा, ये आपने जो वो ट्रेनिंग ली है मास्टर ट्रेनर वाली, उसमें भी समझ आ गई होगी कि मुसाहिबा इंटरव्यू को कहते हैं, जिसमें इंटरव्यू की तर्ज के तौर पर हम अपनी पसंदीदा शख्सियत के बारे में सवाल जवाब करके मालूमात देते हैं कि उसको आया वो इस जगह पे कैसे पहुंचा, उसने ये मर्तबा कैसे पाया, और इस सवालों जवाब को पढ़कर लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं और अजीम शख्सियात के बारे में जानते रहते हैं। मखतूता, मखतूता क्या है? मिनी स्क्रिप्ट है। इसका मतलब होता है कलमी नुस्खा। ये वो मखतूता होता है जो आम लोगों तक जिसकी रसाई नहीं होती, यानी कलमी का मतलब है खुद कलम से निकला हुआ, यानी शायर या अदीब की अपने हाथों की लिखी हुई किताब, मजमून या कुछ भी। जैसे गयासुद्दीन बबलन और औरंगजेब के मखतूते कुरान पाक के आज भी वो क्या कहते हैं कुतब खानों में महफूज है। मुकदमा, मुकदमा का लफ्ज मुकद्दम से निकला है जिसके मानी है पहले या इब्तिदा में। मुकदमा से मुराद ये है कि आपने किसी भी किताब, तहकीकी मुकाले या रिसर्च से पहले 1 2 या 4 पेज में ये लिख देना है कि ये किताब है, इसमें मैंने ये बयान किया है, ये जरूरी नुकात हैं, इनको पढ़ो, आपको ये इल्म हासिल होगा। इंग्लिश में मुकदमा को प्रीफेस कहते हैं कि किसी भी चीज को बयान करने से पहले उसके बारे में बयान कर देना। मौलाना हाली जो है उन्होंने जब मुकदमा शेर व शायरी लिखा था तो उसका दीवान का मुकदमा लिखा और उसमें उन्होंने इतनी डिटेल दी कि बाद में उसे मुकदमा शेर व शायरी के नाम से अलहदा किताबी शक्ल दे दी गई और आज भी उसे उर्दू तनकीद में अहम किताब माना जाता है। किताबियात यानी अखज किससे किया है, जो मवाद हमने लिया है वो कहाँ से लिया है। तो जब हम मुसन्नफ ने अपनी पूरी तहकीक को तनकीद बयान कर दी तो उसके बाद उसने एक किस्म का इंडेक्स बनाना है, उसमें उसने लिखना है कि ये वाला जो मवाद है मैंने फलां फलां रिसालों से या फलां फलां किताबों से मदद ली है हरूफ तहजीक के हिसाब से इसको तैयार करने में। अंग्रेजी में इसे बायोग्राफी कहते हैं। किताबियात में हम मुसन्नफ का नाम, किताब का नाम और जहाँ से वो किताब छपी है वहां से लिख दिया जाता है। अगर वो सने-ए-शात हमें नहीं पता तो हम कह देते हैं कि इसका सने-ए-शात हमें नहीं पता। जी, अभी तक कुछ क्वेश्चन करना है तो आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो मैं अगले टॉपिक पे चलती हूँ। जी 16 पार्टिसिपेंट है।
आज फिर कम लोग हैं। MA लेवल का ये टॉपिक था। किसी ने कुछ भी पूछना है तो मेरे सामने विजिबल है, हैंड रेज करें, मैं क्वेश्चन पूछ लूंगी, नहीं तो हम फिर आगे चलेंगे। जी, जो 9th वाली बुक का दूसरा पार्ट है वो मैं शेयर कर दूं आपको, आप खुद पढ़ लेंगे। मैं चाह रही हूँ कि इकबाल के बारे में आपको पढ़ा दूं थोड़ा सा, या वो एक दफा मैं आपको बता दूं, कोई एक पर्सन मुझे बताए ताकि तब मैं ओपन करूं। जी मैम खुद कर लेंगे, आप पढ़ाएं मलाम इकबाल को। चलें ठीक है, इकबाल को हम शुरू करते हैं। इकबाल का फर्स्ट कॉलम हमने कर लिया था, तो अब हम सेकंड कॉलम पे चलते हैं। सेकंड कॉलम में हमारी है तुलूहे इस्लाम। तुलूहे इस्लाम जो है कब शाया हुई, ये हुई थी 1923 में बांगे दिरा में। 1923 में बांगे दिरा में, दिरास के 3 लफ्ज हैं, वहां से आप याद करें, अलफ काट दें तो 2 और 3 23, 1923 में, और इसके 3 3 9 बंद हैं तुलूहे इस्लाम के। बांगे दिरा 1923 में शाया हुई थी, 9 बंद है। उसके बाद है शिकवा, मशहूर नज्मों में शामिल है, ये 1911 में शाया हुई थी। एक एक याद करें, 1911 में, और इसमें 31 बंद है। एक इधर से लेंगे, नुक्ते 3 है तो 31 बंद है। उसके शिकवा के 1 साल बाद इकबाल ने उसका जवाब लिखा था, 1911 के 1 साल बाद 1912 में जवाब शिकवा में, और उसके 36 बंद है। शम्मा और शायर 1912 में ही लिखी गई थी जवाब शिकवा के साथ। उसके बाद इनकी वालदा की डेथ हुई थी 2 साल बाद, तो वालदा मरहूमा की याद में इन्होंने लिखा था 1914 में। आई रिपीटेड, तलूहे इस्लाम जो है वो 1923 में, 1911 में शिकवा, 1 साल बाद 1912 में जवाब शिकवा, 1912 में ही शम्मा शायर, शिकवा में 31 बंद, शम्मा और शायर में 36 बंद, और 2 साल बाद वालदा मरहूमा की याद में। क्लासिक नज़म है वालदा मरहूमा की याद में। खिजरे रा 11 का डबल कर दें 1922 में, और ये सारी नज़में हैं बांगे दिरा में शामिल। बांगे दिरा है इकबाल की उर्दू बुक। अगली जो बुक है इनकी है वो बाले जबरील। बाले जबरील पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस मैंने आपको कहा था 1932, याद करें। तो 1931 में ज़ौक़ो शौक लिखी गई, इसके 5 बंद हैं, 5 बंद हैं। इसके बाद शौक में 5 नुक्ते हैं, 5 बंद। 2 साल बाद उन्होंने मस्जिद कर्तबा लिखी, बकायदा उस मस्जिद के अंदर गए थे इकबाल, इसके 8 बंद थे। उसके बाद है 1935, बाले जबरील की 3 अहम नज़में हैं। पहली बाले जबरील की ज़ौक़ो शौक 1931 में, 2 साल बाद 1933 में मस्जिद कर्तबा, उसके 8 हैं, और उसके 2 साल बाद 1935 में साकीनामा, और उसके 7 बंद हैं। तसनीफ इनकी कौन कौन सी हैं? 1903 में इन्होंने लिखी है इल्मुल इक्तिसाद उर्दू में, 1915 में असरार खुदी लिखी है, 1918 में उसके 3 साल बाद, 15 के 3 साल बाद रमूज़े बेखुदी लिखी है, इल्मुल इक्तिसाद उर्दू में है, बाले जबरील उर्दू में है, बांगे दिरा उर्दू में है, और असरार खुदी और रमूज़े बेखुदी प्याम मशरक ये जनाब फारसी में 1922 में लिखी है। बांगे दिरा इन्होंने लिखी थी 1924 में, ज़बूर अजम 1927 में, और तश्कील जदीदुल इस्लामियात ये 1930 में लिखी थी। फिर 1932 में जब ये उधर थे जवेदनामा लिखा था। बाले जबरील दोबारा से 1935 आ गया, 1 साल बाद 1936 में ज़रबे कलीम पास चेक करदा ए कौम मशरिक फारसी, और अरगमान हिजाज 1938 में, ये आपने याद करना है। फलसफा अजम 1944 में। मेरे ख्याल में, अच्छा, प्याम मशरिक का इंतसाब किसके नाम है? एक मगरबी शायर था गोइटे, उसके नाम था। अरमगान हिजाज की आखिरी नज़म क्या है? हजरत इंसान।
अरूज इकबाल के मुसन्नफ कौन है? डॉक्टर इफ्तिखार अहमद सिद्दीकी। और इकबाल नई नस्ल के तश्कील के मुसन्निफ हैं अजीज अहमद। ये जनाब जो अहम मालूमात थी ये रिटर्न शेप में आपको मिल गई हैं, इनको तो आपने करना है अच्छे तरीके से, इनमें से तो कुछ छोड़ना ही नहीं है। उसके बाद हम जो बुक कर रहे थे उस पे चले जाते हैं। इसके 3 पेज हमने कर लिए थे। चौथे पेज से आज शुरू करते हैं जी। अंग्रेजी हुकूमत ने जो है इकबाल को सर का खिताब दिया। मैं वाकया सुना चुकी हूँ। तो इकबाल ने कहा कि मेरे उस्ताद मौलवी मीर हसन को सर का खिताब, शम्सुल उलमा का खिताब दिया जाए, तो तब मैं खिताब लूंगा। तो मैं उनकी जिंदा तसनीफ हूँ। तो मौलवी मीर हसन को शम्सुल उलमा का खिताब इस शर्त पर इकबाल ने किया। इकबाल का मर्द मोमन का तस्वर जो बहुत मशहूर है वो नक्शे के सुपरमैन से मुशाबत रखता है। हिंदुस्तान में जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है उसने इकबाल चेयर कायम की थी। 1935 में भोपाल का सफर किया था सर रास मसूद की दावत पर, और नवाब भोपाल जो थे वो इनसे इतने मुतासिर हुए थे कि उन्होंने तजवीज ली थी सर रास मसूद से और इनके लिए वजीफा मुकर्रर किया था। अब इकबाल की शायरी सारी पढ़ें तो उसमें खुद ही मुसलसल कोशश, जहद मुसलसल, विदातुल शहूद, विदातुल वजूद, तसव्वुर ज़मान मकान का फलसफा बहुत अहम है। तलमी का बहुत इस्तेमाल करते हैं। शाहीन जो है वो खुदी और फ़िक्र इस्तगना को जाहिर करता है। हिंदू पार्क जो है हिंदुस्तान में उसमें इकबाल की 100 साला तकरीबात 1977 में हुई थी। उर्दू गजल जो है उसने इकबाल में नए तजर्बे जो हैं उसका हुक्म रखती है। उनकी नज़में जो हैं ममलू से भरी हुई हैं। खताबात। अब सबसे पहला खताब जो है 17वें जलसे में अंजुमन हमायत इस्लाम में इन्हें मलकुल शोहरा का खताब 13 फरवरी 1901 में दिया गया। 1923 में सर का खताब दिया अंग्रेजी हुकूमत ने। इकबाल ने 24 जनवरी 1923 को महाराजा सरकशन प्रसाद बहादुर के नाम लिखे खत में सर के खताब के मुतल्लिक लिखा था कि सरकार ने मेरे खताब के मुतालिक जो कुछ सुना है वो बिल्कुल सही है, और ये खताब मुझे क्यों मिला है कि मैंने जो बुक लिखी है असरार खुदी उसका अंग्रेजी तर्जमा हुआ है और यूरोप और अमेरिका में लोगों ने उसे बार बार पढ़ा है, तो मेरा हक बनता था, इसलिए मुझे सर का खताब दिया गया। और सर का खताब वसूल उन्होंने किस शर्त पर किया था ऊपर बात कर चुके हैं। इनको शायर मशरक कहा गया है। 1908 आप पिछले सफे पे डिस्कस कर चुके हैं कि उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की मकाला लिखकर, जब उन्हें और एक अजाजी डिग्री मिली थी इन्हें 1929 में जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने डीलेट की डिग्री दी थी। अच्छा, इसके बाद इकबाल के कारनामे बहुत अहम है। उर्दू मजमूए जो नोट्स हैं उसमें मैं बता चुकी हूँ कि आपको 4 है। बांगे दिरा 1924 में पहला शेरी मजमुआ है। बांगे दिरा में शामिल क्या है? ज्यादातर आसान नज़में और गजलें, लेकिन इसकी नज़में बहुत आला पाए की हैं, जैसे खिजरे राह, तलुए आसमान, शम्मा और परवाना। बांगे दिरा में क्या है कि हुस्ने फितरत और उससे दिलचस्पी और वतन से मोहब्बत शामिल है। और इसमें शामिल नज़म जो हमाला है वो हिंदुस्तान के निसाब में अब भी पढ़ाई जाती है। पहली बुक छपी 1924 में बांगे दिरा, और दूसरी बुक छपी है 1935 में बाले जबरील। बाले जबरील में शरीयत बहुत ज्यादा है, पहली वाली में फलसफा ज्यादा है, दूसरी में शरीयत ज्यादा है, और गजलों में बड़ी रवानी और दिलकशी है। बाले जबरील जो है ज़बूर अजम का चरबा है, यानी ज़बूर अजम इनकी फारसी बुक है, तकरीबन उससे मुतासिर होकर वही बुक जो है इन्होंने बाले जबरील लिखी। और बाले जबरील को क्या कहते हैं? उर्दू शायरी का नुक्ता अरूज कहा जाता है। बाले जबरील को गुले सरबसद भी कहा जाता है। बाले जबरीन कुर्तबा की मुतल्लिक नज़मों से शुरू होता है, ज्यादा अलामती और तमसीली है। अब इस अलामती नज़मों में लाला सहरा और शाहीन अहम है।
तमसीली नज़मों में जिसमें तमसील इन्होंने बयान की, इशारे के जरिए बात कर रहे हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत पे जाते हैं तो वो कैसे इस्तकबाल करेगी, रूह अर्जी आदम का इस्तकबाल कैसे करती है, और लैलन अगर खुदा के हुजूर पेश होगा तो वो कैसे होगा, फरिश्तों का गीत, फरजंदे खुदा जिब्राइलो अबलीस का मुकालमा, ये सारी तमसीली नज़में। इकबाल जो है आपको मैं किस्तों में इस तरह करवा रही हूँ कि आप इसको अच्छे तरीके से करें। अब मेरे ख्याल में एक पेज अगर आप कहें तो और करवा देती हूँ, नहीं तो काफी है। अभी हमारे पास 3 मिनट हैं। तो कारवान बुक जो है हमने कर ली है 33 पेज तक। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसकी वजाहत करना चाहूंगी। जैसे पाना के बारे में मुझसे क्वेश्चन किया गया था, ये मैंने आपको ऐसे सेंड किया था तो ओपन हुआ था। पाना, आपने सबसे पहले 2 मसदर ढूंढने हैं, पाया जाना, पाना जाना, पाना जाना, इसके एंड में जाना है, ये कैंसल। आ पाओगे, आना पाना, ये हो सकता है। मछली पानी में पाई जाती है तो ये पाना जाना है, इसलिए रॉन्ग है। तो यानी पाई जाती है, एक है, इसलिए ये रॉन्ग है। 33 पेज। ये सारे आपके बहुत अच्छी तरह रिपीट हो चुके हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 29 पेज से, बल्कि तशबीह भी हो गई है। 29 पेज आज तशबीह हुई है, तो इसी से शुरू करते हैं। 29 पेज से आप लोग कीजिएगा, 33 तक तो आज हो गया है ना। ये तलमीहात आ गई इसमें 34, तज़कीरो तानीस, ये इजी होते हैं जी। 40 पेज तक काफी है या ज्यादा है? आई थिंक ये टॉपिक पूरा 41 पेज तक। बाकी चीजें वही जो मैंने दी हैं उसमें से एमसीक्यूज बनाऊंगी, तो 41 पेज तक ये हो जाएगा इंशाल्लाह। जब तक आपकी टर्म खत्म होगी ये बुक तो आपको रट जाएगी। अस्सलाम वालेकुम मैम, आप फ्री हो गई? बिल्कुल, मेरा वर्क हो गया मैम, आप स्टार्ट कर सकती हैं। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। अब हम लोग आज का अपना जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो मैंने टेस्ट सेंड किए हैं, गूगल फॉर्म वाला टेस्ट सेंड किया था सारे के सारे कैंडिडेट्स के लिए, और एसएससी वाला जो मैंने टेस्ट सेंड किया था वो जस्ट इंग्लिश कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो अब सीन ऐसा है कि सर ने जैसे ही पहले अनाउंस किया हुआ था कि आपके पास एक कंप्लीट डे है टेस्ट करने का, ठीक है। तो कल इसका जो रिजल्ट है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, और कल का जो टेस्ट है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ, ताकि हम आगे कॉमन एरर्स जो हम पढ़ रहे हैं वो कंप्लीट कर लें, ठीक है। उससे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। आप में से कोई मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि सबके माइक ऑन होते हैं, तो कोई भी मुझे बता दीजिएगा कि स्क्रीन मेरी शेयर हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। हाँ जी, तो स्क्रीन शेयर आई थिंक हो ही गई होगी। वैसे तो आप लोग बिल्कुल नहीं बोलते, जैसे कसम खा रखी है आपने ना बोलने की। जी मैम, हो गई है मैम, स्क्रीन शेयर होगी। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। ओके जी, अब हम लोग बात कर लेते हैं कल के टेस्ट की, ठीक है। सबसे पहले कल के टेस्ट की बात कर लेते हैं। अच्छा, आज वाले जो टेस्ट है ना, आज इसमें मैंने लास्ट में ना 6 सेंटेंसेस डाले हैं सेंटेंस कंप्लीशन के, ठीक है। वो मैंने डाले हैं ताकि आप लोगों को उसका नो हाउ भी हो जाए। और स्क्रीन ऑफ हो गई, एक सेकेंड में उसको अगेन ऑन कर लूं। जी, अब हो गई है स्क्रीन ऑन, आई थिंक हो गई है जी, बिल्कुल। अब आप लोगों को मैं बताना चाह रही थी
कि मैंने जो लास्ट में 6 क्वेश्चंस डाले हैं, वो 6 क्वेश्चन डाले हैं मैंने सेंटेंस कंप्लीशन के। सेंटेंस कंप्लीशन की कंप्लीट एक्सरसाइज डाली है मैंने, ठीक है। अब उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको कल लाजमी मिल जाएगी। उन 6 सेंटेंसेस की जो एक्सप्लेनेशन है कि वो कैसे हुए हैं, उनका क्या तरीका, बल्कि अभी मैं रिस्पॉन्सेज में देख रही थी तो कुछ लोगों के वो सही भी थे, ठीक है। तो उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो इंशाल्लाह ताला कल मैं एक ऑडियो जो है ना आपको सेंड कर दूंगी, ताकि सब लोग टेस्ट कंप्लीट कर लें और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊं कि सेंटेंस कंप्लीशन करते कैसे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सेट नंबर 11 तक दे दिया था, सेट नंबर 11 तक मैंने टेस्ट के अंदर इंक्लूड भी किया है। और अब जो है हम लोग करेंगे नेक्स्ट ग्लॉसरी, ठीक है। अब जो ग्लॉसरी है यहाँ पे देखें एंगर्ड, ठीक है। और ये जो ग्लॉसरी है ना, ये सारे 9th 10th में बार बार रिपीट हुई है, ये वही सारी ग्लॉसरी है, ठीक है। हम एंगर्ड से स्टार्ट करेंगे और ये बहुत ईजी है क्योंकि सिनोनिम्स हैं और आप लोगों को ये आते भी हैं, काफी हद तक आते होंगे। तो ये कंप्लीट जो ग्लॉसरी है ये आप लोगों का टेस्ट होगा मंडे को, ठीक है। मंडे को 5 बजे आपका ये टेस्ट होगा। ये यहाँ एंगर्ड से स्टार्ट हो रही है और ये एंड हो रही है जी यहाँ पे वंडर्ड पे, ठीक है। ये पहले भी आप लोगों ने किए हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि अब आपको बार बार रिपीट करने की जरूरत होगी, ठीक है। जस्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे और पढ़ने के बाद आपको इंशाल्लाह ताला ये समझ आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसके सेट देखना चाह रही हूँ कि इसके कितने सेट जो हैं वो रहते हैं। इसके टोटल 36 सेट जो हैं वो हमारे रह जाएंगे और जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर होंगे उसमें हमारी ये जो बुक है ये भी मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं आप लोगों को बता दूं, मैं पहले एंटोनियम्स करवा चुकी हूँ, उसके बाद इस बुक के एंटोनियम सिनोनियम भी करवा चुकी हूँ। और नेक्स्ट अब हम लोगों ने जो करने हैं, हमने क्या करना है, इस बुक को कंप्लीट करके और लास्ट में जो पास पेपर्स में अगेन सिनोनियम एंटोनियम आ रहे हैं वो भी मैं आपको रिपीट करवा ही रही हूँ, ठीक है। कल का जो आपका टेस्ट होगा मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, ये सारी ग्लॉसरी होगी। ग्लॉसरी हमारे सिनोनिम्स ही होते हैं। ये एंगर्ड से स्टार्ट हो रहा है और ये कहाँ तक जाएगा जी, ये वंडर्ड तक जाएगा, ओके। सेकेंड थिंग इज दैट, जाहिर है हम लोगों ने जस्ट इसे ही तो नहीं पढ़ना, तो सेकेंड थिंग जो है वो हमारी है जी, जस्ट अ सेकेंड ये ओपन हो जाए, हाँ एक सेकेंड, गलत वाला ओपन हो गया, 1 सेकेंड। जी आई थिंक यही है जी, बिल्कुल। आज आप लोगों के 50 तक सिनोनियम और एंटोनियम्स थे, ठीक है। अब हम लोगों ने करने हैं जी 51 से, और 51 से आपका जो नेक्स्ट होगा दैट इज 100 तक, ठीक है। वो होगा 100 तक और 100 वाला जो है वो है कैनी, मतलब बहुत ज्यादा होशियार, बहुत चालाक को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपका होगा। अब आपका जो टेस्ट है आपको आई होप समझ आ गया होगा। अगेन रिपीट कर देती हूँ, टेस्ट आपका कारवान वाली बुक से है। कारवान वाली बुक में आपने क्या करना है, जस्ट उसकी ग्लॉसरी करनी है, वो भी सिनोनियम और एंटोनियम के अंदर ही आ जाती, सिनोनियम्स के अंदर आ जाती है। और इधर से आपने 51 से लेके 100 तक जो है सिनोनियम एंटोनियम करने हैं, जो मैं आपको एज PDF स्कैनर सेंड कर चुकी हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग जी स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। और आज का जो लेसन है वो स्टार्ट करने से पहले स्क्रीन शेयरिंग अगेन ऑफ हो गई है, इसको पता नहीं क्या मसला है जी। खैर, तो आज हम लोगों ने कॉमन एरर्स की बात करनी है और कॉमन एरर्स कौन से हैं ये मैं आपको बता देती हूँ जी। हम लोग अभी तक जिनकी बात कर चुके हैं वो हम बात कर चुके हैं जी नाउन की, प्रोनाउन की, आर्टिकल्स की और इसके साथ एडजेक्टिव्स की। आज हम लोग कॉमन एरर्स की बात करेंगे जो वर्ब के अंदर हैं और एडवर्ब्स के अंदर हैं, ठीक है। कॉमन एरर्स जो किसके अंदर है जी, वर्ब के अंदर और एडवर्ब के अंदर हैं। अब यहाँ पे देखें, वर्ब में मैं स्टार्ट कर रही हूँ, गौर से देखना है आपने। वी हैव टेकन आवर डिनर, ठीक है। वी हैव टेकन आवर डिनर। अब यहाँ पे टेकन की जगह पे आप देखें ईटन आएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने खाया है ना, जो चीज खाई है उसको ईट कहते हैं, ईट के लिए वो यूज होती है, दैट्स व्हाई वी यूज वी हैव ईटन आवर डिनर, ठीक है। अब सेकेंड जो है, इट विल गिव अस मच प्लेयर टू मीट यू, ठीक है। इट विल गिव अस मच प्लेयर, देखें हमें बहुत ज्यादा प्लेयर मिला टू मेट यू, आपसे मिलके, ठीक है। अब यहाँ पे जो विल लगा हुआ है, विल की जगह पे अगर हम लोग शेल लगा देंगे तो ये मुअद्दबाना अंदाज जो है उसमें और ज्यादा इजाफा हो जाएगा। इट शेल गिव अस मच प्लेयर टू मेट यू, ठीक है। तो यहाँ पे मेट यू आएगा, सेकेंड फॉर्म आएगी मीट की, ठीक है। अब उसके बाद है ही लेड टू रेस्ट, ठीक है।
he let himself down to rest। यहाँ पे आप क्या करें, उसको और ज्यादा ईज प्रोवाइड करें इस सेंटेंस के अंदर, ठीक है। he let himself down to rest। फोर्थ वन इज he hanged his coat, ठीक है, उसने अपना कोट जो है वो हैंग किया, ठीक है। हैंग की जगह पे हम क्या लगा देंगे, हंग लगा देंगे, उसकी सेकेंड फॉर्म लगा देंगे he hung his coat। यहाँ पे अब आप देखें वर्ब जो है ना, वर्ब के फॉर्म्स की करेक्ट यूज की बात हो रही है। अब आगे he hung himself with a rope, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ इन दोनों का कंपैरिजन किया गया है, he hanged his कोट का, ठीक है। उसने कोट को टंगाने के लिए क्या यूज करवाया, हंग यूज करवाया, बिकॉज वो उसका एक क्लियर मैनर शो करवा रहा है। कोट का, कोट एक चीज है, ठीक है, उसका एक मैनर शो करवा रहा है। और अगर हम एक पर्सन की बात करें, मतलब उसने अपने आप को ही रोप से टंगा लिया, मतलब उसने अपने आप को ही फांसी लगा ली या फिर रोप से टंगा लिया, तो उसका होगा he hanged himself with a rope, ठीक है। सिक्स वन इज he wears a long beard, मतलब उसने उसकी जो लंबी एक दाढ़ी है, ठीक है। यहाँ पे wears तो जाहिर है, अब आप खुद देखें ना, wears तो आएगा ही नहीं क्योंकि उसने वो पहनी तो नहीं हुई है, वो उसकी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, he has a long beard, ठीक है। अब उसके बाद है a number of students is absent today, a number of students are absent today। जाहिर है students लगा हुआ है तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आएगा, are आएगा। I have written him, अब देखिए यहाँ पे सिंपली अगर मैं आपको बताऊं आई हैव रिटन टू हिम आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखें जो रिटन है वो सिंपल फॉर्म यूज हो रही है इसकी, और उसके बाद डायरेक्ट ही प्रोनाउन आ गया, ठीक है। सिंपल फॉर्म यूज हो रही है और डायरेक्ट प्रोनाउन आ गया, इसके दरमियान में हम लोगों को टू लगाना पड़ेगा इन दोनों को क्या करने के लिए, अलग करने के लिए। अच्छा जी, वी केप्ट साइलेंस, ठीक है। साइलेंस तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, वी केप्ट साइलेंट, ओके। अब यहाँ पे है ग्रेप्स मेड इट्स माउथ टू वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे टू वाटर लगाने की जरूरत नहीं है, माउथ वाटर, क्योंकि पानी मुंह में ही आता है ना, तो उन दोनों का ही हम साथ में लगा देंगे, एंड ग्रेप्स मेड इट्स माउथ वाटर, ठीक है। अब उसके बाद 11th वन देखें, आई वुड रादर टू डाई देन टू बेग, आई वुड रादर टू डाई देन टू बेग। अब यहाँ पे देखें आई वुड रादर डाई भी हो सकता है, आई वुड रादर डाई देन बेग, मतलब यहाँ पे हम लोगों को डबल टाइम टू लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रादर जो है उसके बाद हम लोगों ने डाई लगाना है, डायरेक्ट कंपैरिजन डाई का करना है किससे, बेग के साथ, तो बेग के साथ भी फिर टू लगाने की जरूरत नहीं है। आई एम लिविंग हेयर फॉर 10 years, ठीक है। अब यहाँ पे आई एम की जगह क्या आएगा, लिविंग हेयर फॉर 10 years आया हुआ है, देखें लास्ट में 10 years आया हुआ है, ठीक है, वो शो करवाया गया एक हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 10 years, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ क्या लगाएंगे, हम हैव बीन लगाएंगे। डिड यू डिडंट यू हेयर मी, यस आई डिड नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिडंट यू हेयर मी, उसके बाद क्या आएगा जी, नो आई डिडंट, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, यस आई डिड नॉट नहीं आएगा, नो आई डिडंट आएगा, क्योंकि उसने उसे नहीं सुना, ठीक है। आगे वो उसकी नफी कर रहे हैं, ठीक है। दिस पेंसिल इज बिलोंग टू मी, 14th वाला देखें, दिस पेंसिल इज बिलोंग टू मी, दिस पेंसिल बिलोंग्स टू मी, ठीक है। यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, बिलोंग्स आ जाएगा, और सेंटेंस जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ही हैज कम यस्टरडे, ठीक है, ही केम यस्टरडे आ जाएगा। यहाँ पे तो आप साफ सुथरे अल्फाज में जानते ही हैं कि हम कौन सा टेंस यूज करें, तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी जी, सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, ही केम यस्टरडे, ओके। I will take my food when you went, I will take my food, तो यहाँ when की I will की जगह पे एक मौदबाना अंदाज I shall आ जाएगा, I shall take my food when you go, went की जगह पे क्या आ जाएगा, go आ जाएगा। If he will come, I shall go, जाहिर है यहाँ पे if कंडीशनल सेंटेंस इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे सिंपली आप भी जानते हैं, यहाँ पे अगर if है, if के साथ he comes फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे आई हुई है, तो सेकंड में मतलब पहले में अगर प्रेजेंट टेंस यूज हुआ हुआ है, तो लास्ट वाले में जो इफ के बाद वाली कंडीशन होती है उसमें कौन से वाले फ्यूचर टेंस यूज हुआ होगा, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है जिसे हम क्या कहते हैं जी, प्रोबेबल कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इफ ही कम्स आई शैल गो, ओके। अब यहाँ देखें 18वां जो है, इट इज रेनिंग सिंस इवनिंग, ठीक है। अब देखिए मैं दोबारा से बता रही हूँ आपको, यहाँ पे सिंस इवनिंग आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक पीरियड ऑफ टाइम को शो कर दिया गया, पहले पॉइंट ऑफ टाइम को शो किया गया था, फॉर लगाया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे सिंस लगा दिया गया, दैट इज पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इट हैज बीन रेनिंग आएगा, ठीक है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस इवनिंग। आई डेयर नॉट टू गो देयर, ठीक है, आई डेयर नॉट गो देयर, यहाँ पे टू गो देयर लगाने की फिर जरूरत नहीं है क्योंकि डेयर पहले आ चुका है। ही वॉक्स, ठीक है, ही वॉक्स एज इफ ही वाज ब्लाइंड, he walks as if he were blind, was की जगह पे क्या आ जाएगा, were blind, क्योंकि आंखें जो है ना हमारी दो होती हैं, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पे कहते हैं कि work hard lest you should not fail, ठीक है, तो बिल्कुल गलत है, work hard that you shouldn't fail, lest नहीं आएगा, यहाँ पे that आएगा, ठीक है,
अब उसके बाद 22 देखें, द hen has laid egg। अब देखें द hen है, ठीक है, has laid, अब यहाँ पे egg जो है, egg सिंपल लगा दिया, उसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया। अब हम लोगों ने ज़ाहिर आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं तो हमें पता है कि egg से पहले क्या आता है, एक आर्टिकल आता है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ठीक है। If I shall go to the fair, I shall buy toys for you। देखें इसने अब जाहिर सी बात है, इधर भी शल लगाया हुआ, इधर भी शल लगाया हुआ, और हम लोग खुद पढ़ के आए हैं कि अगर इफ आ जाए तो इसके साथ कंडीशनल सेंटेंसेस लगते हैं, और कंडीशनल सेंटेंसेस में 3 कंडीशंस होती हैं, सॉरी 4 कंडीशंस होती हैं। जीरो वाली कंडीशन तो जो यहाँ पे मतलब फर्स्ट है तो वहां पे भी फर्स्ट ही आना है, ऐसी होती है। तो यहाँ पे हम जीरो कंडीशन तो अप्लाई कर नहीं सकते, तो दोनों जगह पे शैल आएगा नहीं, क्योंकि इम्प्रोबेबल में, प्रोबेबल में और इम्पॉसिबल कंडीशन में कहीं पे भी अगर एक जगह पे फ्यूचर टेंस यूज हुआ हुआ है तो दूसरी जगह पे फ्यूचर टेंस यूज नहीं किया गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ आई गो टू द फेयर आई शैल बाय टॉयज फॉर यू। एक जगह का जो फ्यूचर टेंस है उसको हम सिंपल टेंस के अंदर चेंज कर देंगे, ठीक है। अब जो 24th है वो है माई हेड इज पेनिंग। अब देखिए बिल्कुल गलत है, ठीक है, माई हेड इज एचिंग, क्योंकि हमें हेड एक होता है, हेड पेन नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। अब 25 है माई बुक हैज स्टोलन टुडे, ठीक है, माई बुक हैज बीन स्टोलन टुडे, यहाँ पे सिंपल जाहिर सी बात है हैज लगाया हुआ, ठीक है, और वो स्टोल हो गए टुडे, आज का टाइम भी बता दिया गया। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर टाइम बता दिया जाए, पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया जाए, या फिर कोई भी पीरियड ऑफ टाइम बता दिया जाए, या सिंपल टाइम मेंशन कर दिया जाए, तो हम वहां पे क्या करते हैं जी, हम वहां पे लगाते हैं हैज बीन या हैव बीन, ओके। तो ये हैं एक कॉमन किस्म के एरर्स हैं जो वर्ब के अंदर यूज होते हैं, और हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम इन कॉमन एरर्स जो हैं इनसे क्या करें, बचें, और कोशिश करें कि जो मुबहम एक क्वेश्चन आ जाता है उस पर थोड़ा सा टाइम लगाएं, उसको सोचें, और अगर हमें नहीं आ रहा तो हम लोग क्या करें, पास आउट कर जाएं, क्योंकि आप लोग मेरी बात याद रखिएगा, पीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। अब नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आप लोगों ने क्या करना होता है, आपने जस्ट वही लगाने होते हैं जो बिल्कुल करेक्ट होते हैं, आपको कंफर्म पता होता है दैट मुझे ये चीज करेक्ट आती है, तो यहाँ पे तुक्का नहीं चलता, ठीक है। तुक्का लगाने वाला बहुत बड़ा बेवकूफ होता है, पीपीएससी का टेस्ट क्लियर नहीं कर पाता। अब यहाँ बात कर लेते हैं एडवर्ब्स की। एडवर्ब्स आप लोग पढ़ चुके हैं सभी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इसके कॉमन एरर्स की बात हो रही है, वो कहते हैं कि ही केम हेयर 4 days बिफोर। अब देखें बिफोर आ गया, बिफोर की जगह पे क्या आना चाहिए था, गो आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है जी, एडवर्ब ऑफ टाइम की बात हो रही है। तो उसको टाइम जो है ना, टाइम को मैनेज करना हमें सीखना होगा, कहाँ पे बिफोर लगना है, कहाँ पे अगो लगना है, ठीक है। आई एम वेरी obliged to you, ठीक है, आई एम वेरी की जगह क्या आएगा, आई एम मच obliged to you, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, आई एम वेरी सॉरी आता है, आई एम मच सॉरी कभी नहीं आता, एंड आई एम वेरी obliged जो है ये कभी नहीं आता, इसकी जगह पे आई एम मच obliged आता है, ठीक है। डू यू नो टू स्विम, तो यहाँ पे क्या होगा, डू यू नो हाउ टू स्विम, ठीक है, डू यू नो हाउ टू स्विम, मतलब यहाँ पे पूछना है कि आपको स्विम करनी आती है, अगर तो कैसे आती है, डू यू नो हाउ टू स्विम, ठीक है। दिस टी इज वेरी हॉट टू ड्रिंक, दिस टी इज वेरी की जगह पे क्या आ जाएगा, टू हॉट टू ड्रिंक, ठीक है। टू कौन सा वाला आएगा, डबल ओ वाला, ठीक है। अब यहाँ पे 5वां देखें, मिल्क इज क्वाइट यूजफुल फॉर अस, मिल्क इज वेरी यूजफुल फॉर अस, ठीक है, क्वाइट की जगह पे वेरी बड़ा अच्छा इंप्रेशन डाल रहा है। 6 है जी, राइस जो है, राइस सेल्स डियरली हेयर, ठीक है, राइस सेल्स डियर हेयर, यानी यहाँ पे राइस जो है ना उसको सेल किया जाता है बड़े डियरली, और बड़े मतलब एक आला मोतबाना अंदाज के अंदर, और बड़े केयरफुल मैनर के अंदर। द ट्रेन रन्स फास्टली, द ट्रेन रन्स फास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे रन्स आ गया है, उसके साथ आप फास्टली भी लगा रहे हो, इसकी जगह पे आप क्या करेंगे, रन्स फास्ट कर देंगे, ठीक है। जो फास्ट होगा वो भी आपका एडवर्ब ही रहेगा, वो कोई वर्ब में फिर चेंज नहीं हो जाएगा। I requested him to kindly help me, I requested him kindly to help me, ठीक है। I requested him, अब यहाँ पे सिंपली अगर मैं बताऊँ ना, I requested him to help me भी आ सकता है, आप kindly जो है उसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है। This box is too strong, तो यहाँ पे too की जगह पे क्या आ जाएगा जी, very आ जाएगा, this box is very strong। यहाँ आप याद रखिएगा, I am not talking about contextual things, I am talking about conceptual things, जो कि पैराग्राफ जो है उसमें एक अच्छा तासुर डालें किसी भी सेंटेंस के। 10वां देखें, this letter is bad written, ठीक है, this letter is bad written, और यहाँ पे क्या आएगा जी, इसका this letter is badly written, ठीक है। अब रिटर्न जो आगे आ गया है तो उसके साथ हमने क्या लगाना है जी, बैडली लगाना है, ताकि वो अपना मफहूम जो है वो वाजे कर दे। I went directly to his father, I went direct to his father। अब यहाँ पे क्या है जी, हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं, हम किसी थिंग की बात नहीं कर रहे, तो यहाँ पे डायरेक्टली की जगह आप डायरेक्ट लगा सकते हैं।
आई एम वेरी हैप्पियर टुडे, तो सिंपली यहाँ पे आप हैप्पियर की जगह पे हैप्पी भी लगा सकते हैं, बिकॉज आप पहले ही वेरी लगा चुके हैं, ठीक है। तो आपको सेकेंड डिग्री यूज करने की जरूरत नहीं है। किस चीज की सेकेंड डिग्री जी? मैंने आपको डिग्रीज पढ़ाई हैं, आप लोगों को याद होगा। सुपरलेटिव डिग्री की बात की जाए अगर, और यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री की अगर बात की जाए, और सिंपल डिग्री की बात की जाए, तो यहाँ पे मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ फास्ट, फास्टर और फास्टेस्ट। ओके 13 देखें, यस आई विल नॉट कम, ठीक है। अब यहाँ पे यस आई विल नॉट कम, अब यहाँ पे यस अगर आप कर रहे हो पहले, तो आप फिर नॉट कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, यस आई विल कम। नो यू मस्ट डू इट, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए, पहले आप मना कर रहे हैं, तो आप आगे कैसे कह सकते हैं यू मस्ट डू इट, तो आप क्या कहेंगे, यू मस्ट नॉट डू इट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, दैट इज वेरी इजी। अब 15वें की अगर हम बात करें, इट इज बेटर इट इज बिटर कोल्ड टुडे, ठीक है। इट इज बिटरली कोल्ड टुडे, ठीक है। हम एक वेदर की बात कर रहे हैं जो कि बिटरली कोल्ड होता है, ठीक है। He plays hockey as his brother. He plays hockey like his brother. ठीक है, वो अपने भाई के जैसे, यहाँ पे like यूज होगा एज की जगह पे, क्योंकि यहाँ पे हम एक ह्यूमन को तशबीह दे रहे हैं। अच्छा, तशबीह का भी मैं आपको बता दूं, दैट इज अ सिमिली, ठीक है। सिमिली जो होती है वो चीजों में कंपैरिजन शो करवाती है लाइक और एज के साथ, ठीक है। तो जो एज है वो ज्यादातर थिंग्स के साथ यूज होता है, और जो लाइक है वो ज्यादातर ह्यूमंस के साथ यूज होता है। इसके बाद अगर हम मेटाफर की बात करते हैं, तो मेटाफर एक कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक दी जाती है एक चीज की किसी दूसरी चीज को, ठीक है। यानी एक चीज है लाइक अगर मैं बात करूं, सिंपल सी एक मिसाल है, अली चांद है, ठीक है। तो मैं चांद की सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी खूबसूरती है, उसकी ठंडक है, और सब कुछ जो भी है, वो मैं सारी की सारी किसको दे दी है, अली को दे दी है। मतलब मैंने डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया है। अगर मैं डायरेक्ट कंपैरिजन कर रही हूँ तो दैट इज मेटाफर, और अगर मैं इनडायरेक्ट कंपैरिजन कर रही हूँ लाइक डाल के, एज डाल के, ठीक है, अली चांद जैसा है, ठीक है, इस तरीके से अगर मैं कोई कंपैरिजन कर रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ जी, मैं तशबीह जो है दे रही हूँ। तशबीह को इंग्लिश में बोलते हैं सिमिली, एंड ये जो मेटाफर है वो इस्तारा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे है वी स्कार्सली सी अ बेयर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रेयरली भी कर सकते हैं। स्कार्सली का मतलब होता है बहुत ही मुश्किल से, तो वो हम रेयरली भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब है मेडिसिन आर गिवन फ्री टू द पुअर, मेडिसिन आर गिवन फ्रीली टू द पुअर। यहाँ पे आप देखें मेडिसिन की बात हो रही है, अगेन मैं चीजों की बात करी हूँ, ऊपर भी क्लियर करके आई हूँ, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, फ्रीली लगाएंगे। 19वां देखें, द पेशेंट रिकवर्ड बाय एंड बाय, ठीक है। अब देखें बाय एंड बाय लगाने की जगह अगर आप ग्रेजुअली लगाएंगे, दर्जा बदर्जा, दैट इज मच बेटर, ठीक है। वो साउंड करने में बड़ा अच्छा लगता है। तो द पेशेंट रिकवर्ड ग्रेजुअली। अब 20वां देखें, आई टोल्ड यू दिस लॉन्ग बिफोर। जाहिर है मैं दोबारा बताना चाहूंगी आपको कि अगर आप एडवर्ब ऑफ टाइम को यूज कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि गो कहाँ पे लगेगा, बिफोर कहाँ पे लगेगा। एक चीज जो आपने बताई है काफी अरसा हो चुका है उसको, तो आप वहां पे क्या लगाएंगे, गो लगाएंगे। और एक चीज जो आपने बताई है उसको थोड़ा कम अरसा गुजरा है, तो आप वहां पे क्या लगाएंगे, बिफोर लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखें, आई एम वेरी मच सॉरी, सिंपली पहले बता के आ चुकी हूँ, आई एम वेरी सॉरी आएगा। ही बिहेव कावर्डली, ठीक है। अब मैं फिर बता रही हूँ, ही एक पर्सन की बात हो रही है, तो कावर्डली की जगह पे हम किसको प्रेफर करेंगे जी, कावर्ड को, और यहाँ पे साथ लगा देंगे क्या, एक लाइक, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ही बिहेव लाइक अ कॉवर्ड, ठीक है। अब उसके बाद ही इज अ कवर्ड फेलो, ठीक है, ही इज अ कवर्डली फेलो। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बात हो रही है उसके अंदर की एक मतलब छुपी हुई कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है। वहां पे वो बिहेव कर रहा था, मतलब वो खुद नहीं था, वो सिर्फ बिहेव कर रहा है। और यहाँ पे उसके अंदर की छुपी हुई एक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है, दैट्स व्हाई वी यूज कवर्डली, ठीक है। यू प्लेड गुड, यू प्लेड वेल, वेल आ सकता है यहाँ पे। अगर वैसे एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप गुड भी लगा देंगे तो ये ठीक है, लेकिन अगर आप वेल लगाएंगे तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है। 25 देखें, द वेदर इज क्लाउडली, इट विल परहैप्स रेन। द वेदर इज क्लाउडली, इट विल प्रोबेबली रेन। परहैप्स की जगह पे हम क्या लगा देंगे, प्रोबेबली लगा देंगे। दीज आर द कॉमन एरर्स इन एडवर्ब। अब हमारे जो कॉमन एरर्स हैं वो प्रेपोजिशन और कंजंक्शन के बचे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत ज्यादा बचा हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला ये जो है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगी। इसके साथ ही मैं आप लोगों को कुछ और करवाना चाह रही थी, जस्ट अ सेकेंड।
मैं सेंटेंस कंप्लीशन एक्सरसाइजेस की बात कर रही थी ना, तो आज मैंने सेंटेंस कंप्लीशन के कोई 6 सेंटेंसेस उसके अंदर डाले हैं। अभी तो मैं वैसे इसके आंसर्स रिवील नहीं करूंगी आप लोगों के पास, लेकिन मेरे पास इसके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस मौजूद हैं और इंशाल्लाह ताला कल मैं आपको इसके आंसर्स और एक्सप्लेनेशन सेंड कर दूंगी। या आपको इस वजह से करवाए जा रहे हैं कि कभी भी कहीं पे भी पेडागोजी आ जाती है तो आप लोगों को इसमें काफी ज्यादा क्या होगा, फायदा होगा जब आप लोग इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे और इन्हें जानने की कोशिश करेंगे। अब आप लोगों से जस्ट मेरा एक क्वेश्चन है, कौन सा इन सारे लेक्चर्स के अंदर जो मैंने आपको दिए हैं, इन सारे लेक्चर्स के अंदर जो लेक्चर्स मैं आपको अभी तक दे चुकी हूँ, कौन सा एक ऐसा लेक्चर है जो आपको क्लियरली बहुत ज्यादा अंदाज में समझ नहीं आया और आप चाहते हैं कि मैं उसको रिपीट कर दूं? तो काइंडली कोई भी अगर उसको कोई मुश्किल हो तो मुझे बताए, मैं वो लेक्चर रिपीट कर दूंगी आप लोगों को और उसका अगेन टेस्ट भी ले लूंगी। ठीक है, आई एम वेटिंग। आपको सब कुछ आ गया समझ में? अच्छा, मारिया उस्मान है यहाँ पे। मारिया उस्मान काइंडली अपना जो माइक है उसे ऑन करें और मुझे बताएं कि आपको अब तक जितने भी इंग्लिश के लेक्चर्स पढ़ाए गए हैं वो आपको क्लियरली समझ आ गए हैं। अगर आ गए हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा, और अगर कोई भी ऐसा लेक्चर जो आपको समझ नहीं आया तो मुझे बताएं, मैं वो रिपीट करवा देती हूँ। आप लोग सुनते तो है ना? ओके मैम समझ आ गया है, शुक्र है। ओके मारिया, ठीक है। और इसके अलावा भी मैं कंफर्मेशन चाहती हूँ। सादिया राजपूत, अच्छा जी सादिया राजपूत, आप बताएं जरा मुझे। सादिया, ओके देन सहरिश बैठी है यहाँ पे, एक सहरिश भी है। सहरिश, आप मुझे बताएं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ आ गए? मैम मैं आपको काफी अर्से से रिस्पॉन्स नहीं कर रही, वो असल में मैं जरा काफी दिन से कुछ बिजी हूँ। एक साथ इंशाल्लाह कल फ्री होके कल सारे टेस्ट करूंगी, फिर आपको जो है वो सेंड कर दूंगी मैं। जी ठीक है, जरूर। मुझे लगा था, आइडिया था मुझे कि आप थोड़ी सी नाराज होंगी, लेकिन मैं जरा बहुत बिजी थी, फिर मैंने कहा आपको एक ही साथ नहीं, करके मैं दूंगी आपसे सारी। नाराज नहीं हो सकती है, वो आप जानती हैं ये बात, मैं आपसे नाराज नहीं हो सकती। चलो ये आपकी मेहरबानी है। वैसे टेस्ट जरूर देना, ठीक है, मैं वेट करूंगी। हाँ जी इंशाल्लाह मैं कल कोशिश की होके ना मैं सारे अटेंड कर ओके लूँ। ओके, थैंक यू यार। एंड शान जहरा, शान जहरा, आप मुझे सुन रही हैं तो काइंडली मुझे बताएं कि आपको यूजेस ऑफ प्रेपोजिशन समझ में आए, क्योंकि यार वो मुझे आज भी टफ लगते हैं, मतलब मुझे बहुत टफ लगते हैं। तो अब आप मुझे शान जहरा बताएं, आपको यूजेस ऑफ प्रेपोजिशन समझ में आ गए हैं? अच्छा जी, इलिज़ाबेथ मुश्ताक, इलिज़ाबेथ मुश्ताक, मुझे जस्ट ये बता दें आपका नाम किसने रखा था? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। इलिज़ाबेथ मेरी आपका मदर किसने ने नाम रखा, रखा था? मेरी मदर मतलब ने। वो मास्टर्स इंग्लिश हैं क्या? नो मैम। क्वीन इलिज़ाबेथ से इंस्पायर्ड थी? मतलब बहुत यूनिक नेम है सीरियसली। जब मैंने पहली बार आपका नाम पढ़ा था तो आई वाज जस्ट, मतलब ये कैसा नाम है, किसने रख लिया ये, वो भी पाकिस्तान में किसने नाम ये रख लिया? दैट्स रियली रियली यूनिक नेम। मैम मैं चाह अच्छा रही जी, थी आप नरेशन नरेशन एक बार करवा दें रिपीट, वो मुझसे हाँ मिस हो देखिए गई ये थी। बात होती है ना। हाँ ठीक है, जरूर इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को जरूर नरेशन जो है उसकी स्लाइड जो है वो मेरे पास मौजूद है, उसे मैं एक बार दोबारा से रिपीट करवाऊंगी इंशाल्लाह ताला। थैंक यू यार, थैंक यू सो थैंक यू। मच। अभी मेरे पास रहते हैं पूरे 6 मिनट, सॉरी 6 नहीं 4 मिनट रहते हैं, एंड देन मैं एक और क्वेश्चन करना चाह रही हूँ। और क्वेश्चन है मोहम्मद जरीफ से। अब ना ये नाम मुझे काफी मतलब पहले नहीं नजर आया,
तो मोहम्मद जरीफ, आपने प्रीवियस लेक्चर्स लिए? मोहम्मद जरीफ, चलिए ठीक है जी, ये नहीं है मौजूद मेरे ख्याल से। बाकी मेरे एसएससी इंग्लिश वाले कैंडिडेट्स तो यहाँ पे मौजूद होंगे ही। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज मैंने आप लोगों को जो नॉवल करवाना है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉवल, ठीक है। और उसकी ना मैंने वीडियोस जो है ना, दोनों नॉवेल्स की, एक वैनिटी फेयर है और एक वो 1984, तो उनकी जो दोनों मैंने वीडियोस है ना वो भी आज डाउनलोड की हुई हैं, तो मैं आप लोगों को ग्रुप के अंदर भी सेंड कर दूंगी, ठीक है। अब बाकी लोग जो क्विट करना चाहते हैं अपनी मर्जी से वो क्विट कर सकते हैं। एसएससी इंग्लिश कैंडिडेट्स, आपने मेरी जो बातें हैं बड़े गौर से सुननी है, क्योंकि अब हम लोग एक नॉवल डिस्कस करने जा रहे हैं। और सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, चलें जी, अब हम लोग नॉवल डिस्कस करते हैं। आज वाला टेस्ट मैं लूंगी, वो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं मैं छोड़ने वाली। आज वाला टेस्ट आप मुझे ना कल लाजमी दीजिएगा। सारे एसएससी इंग्लिश कैंडिडेट्स से मैं मुखातिब हूँ, पता है मैंने कितनी मेहनत से उनको कॉपी किया है, वो कॉपी होते ही नहीं है उस वेबसाइट से। खैर, अब हम लोग देखते हैं जी। वैनिटी फेयर हमारा रहता है यहाँ पे, ठीक है, और साथ में हमारा प्राइड एंड प्रेजुडिस मैं करवा चुकी हूँ 1984 जॉर्ज ऑरवेल का। अच्छा, 1984 जो है ना, ये ना मुझे काफी इंट्रिग करता है, तो लेट्स हैव अ लुक, इसके बारे में देख लेते हैं। वैनिटी फेयर तो काफी इजी है, वो आप खुद भी कर सकते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। (1984) अच्छा, वैसे जॉर्ज ऑरवेल के बारे में आप लोग जानते होंगे, मैं फिर भी आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मतलब ये एक ऐसे राइटर हैं जो कि ना पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज के ऊपर बहुत ज्यादा लिखते हैं, ठीक है। अब इनकी जो पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज हैं वो इतनी ज्यादा हैं, इस कदर उनके अंदर मतलब एक जिद्दत है, और ये इतना ज्यादा मतलब लोगों को रिलेट करवाने की कोशिश करते हैं कि आप लोग मतलब जस्ट आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि कितने अच्छे राइटर हैं और ये इंपीरियलिज्म के ऊपर कितना बेहतरीन लिख के गए हैं। अब आप लोगों को याद होगा इंपीरियलिज्म के ऊपर अच्छा कैसे लिख के गए हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। बीए के अंदर एक समरी पढ़ी होगी आप लोगों ने, शूटिंग एन एलिफेंट। आई होप सबने पढ़ी होगी। बीए के अंदर एक समरी है दैट इज शूटिंग एन एलिफेंट, ठीक है। अब वो जो शूटिंग एन एलिफेंट समरी जो पढ़ी गई है, उसके अंदर जो राइटर है दैट इज जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है। उसका जो राइटर है, उसको जिसने लिखा है वो जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है। और आप सब लोग ये अच्छी तरीके से ये बात जानते हैं कि जो जॉर्ज ऑरवेल है वो किसके ऊपर लिखता है, इंपीरियलिज्म के ऊपर लिखता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं जी 1984 जॉर्ज ऑरवेल की स्टडीज, ठीक है। अगर आप लोगों ने इसका बैकग्राउंड पढ़ना हो ना, तो यहाँ पे इसका ओवरव्यू दिया हुआ होता है, बैकग्राउंड ओवरव्यू दिया हुआ होता है। आज हम लोग इसकी समरी को डील करेंगे और देखेंगे इसके अंदर है क्या, ठीक है, ये क्या कहना चाहते हैं, मसला क्या है इस नॉवल का। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं जी। द नॉवेल्स प्रोटैगनिस्ट। अब नॉवल के अगर प्रोटैगनिस्ट की बात की जाए दैट इज विंस्टन स्मिथ, इज अ सिटीजन ऑफ ओशेनिया, ठीक है। ओशेनिया का सिटीजन है, वन ऑफ द वर्ल्ड 3 सुपर स्टेट्स अलॉन्ग विद, ये क्या है जी, यूरेशिया एंड ईस्ट एशिया। अब देखें आप, मैं आपको एक बात बताऊं ना, इन्होंने नाम देखें कैसे चुने हैं। यूरेशिया दैट इज यूरोप, ठीक है, यूरोप से निकला। एंड ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया क्या है जी, हमारा यही मशरिक जिसको हम मशरिक बोलते हैं, और वो यूरोप है, मगरिब जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, और ये कहाँ से है बेचारा, ये ओशेनिया से है। अब ये ओशन से निकला, ये बात याद रखिएगा। इट इज द ईयर 1984, 1984 की बात है। एंड विंस्टन जो है वो लिव करता है जी एयर स्ट्रिप पे, एयर स्ट्रिप 1 पे, ठीक है। जगह का नाम है एयर स्ट्रिप 1, विच यूज टू बी नोन एज ग्रेट ब्रिटेन, जिसको क्या बोला जाता है, ग्रेट ब्रिटेन भी बोला जाता है। विंस्टन जो है ये एक मेंबर है ऑफ द पार्टी विच रूल्स ओशेनिया, ये उस पार्टी का मेंबर है जो ओशेनिया को रूल करता है अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंगसॉस, ठीक है, यानी इंग्लिश सोशलिज्म। इंग्लिश का वहां पे राज है, माशरे के अंदर किसकी हुकूमत है, इंग्लिश की हुकूमत है। ओशेनिया जो है इज एन
ओलिगार्की, ठीक है, ओलिगार्की अंडर हायरार्कियल रूल, मतलब वहां पे क्या हो रहा है, एक ऐसी एक स्टेट बनी हुई है जिसके अंदर क्या है जी, हायरार्कियल रूल है, मतलब बादशाह जो है उसको सब कुछ माना जाता है और अवाम जो है उसको कोई हकूक नहीं है, ठीक है। अब जो पार्टी है वो कंसिस्ट करती है इनर पार्टी मेंबर्स के ऊपर, who are the ruling elite and regular party members who are citizens of Oceania. ओशिनिया के जितने भी सिटीजन्स हैं वो अगर वहां पे रेगुलरली रहते हैं तो वहां के वो पार्टी मेंबर भी हैं, और कुछ जो है वो इलीट क्लास से बिलोंग करते हैं। आउटसाइड द पार्टी आर द प्रोल्स, ठीक है, प्रोल्स एंड नॉन पार्टी मेंबर्स जिनकी बात कर लें, एंड सिंपल पीपल हैं हु लिव इन पॉवर्टी एंड आर फ्री फ्रॉम पार्टी रेगुलेशंस। अब आप ये बात याद रखें, वहां पे जो पार्टी रूल कर रही है ना उसके रूल्स एंड रेगुलेशन से फ्री कौन से लोग हैं, जो कि बेचारे गरीब अवाम जिसको हम कहते हैं। अब जो पार्टी का जो लीडर है वो है बिग ब्रदर, एंड देयर आर मैसिव इमेजेस ऑफ हिज काइंड विसेज, मतलब बड़े अच्छी उसके एक विसेज की बात की गई है, विसेज फेस को बोलते हैं ना, कंप्लीट विद डार्क हेयर्स, जो मुकम्मल तौर पे उसके डार्क हेयर से भरा हुआ है, एंड सब्सटेंशियल मोस्टैचेस, उसकी मूछें हैं, ठीक है, डिस्प्लेड थ्रू आउट लंदन, जो पूरे लंदन में वो डिस्प्ले करता है, सम अकम्पेन्ड बाय द वर्ड बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, और वहां पे ना लफ्ज चलते हैं बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। अब ये पढ़ के तो मुझे वो याद आ रहा है पाकिस्तान का, कोई देखे ना देखे, शबीर तो देखेगा, तो यहाँ पे अब सीन है बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। अब यहाँ पे देखें पार्टी के 3 स्लोगन्स हैं, ठीक है। पहला स्लोगन क्या है जी, वॉर इज पीस। देखें अब आप मतलब एक क्रिटिसिज्म चेक करें, वॉर इज पीस, जबकि वॉर जो है डिस्ट्रक्शन के अलावा और कुछ नहीं है। फ्रीडम इज स्लेवरी एंड इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। अब आप मतलब इसके स्लोगन चेक करें, सीरियसली इन्होंने ना मुझे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था जब मैंने ये नॉवेल रीड आउट किया था। विंस्टन जो है लॉस करता है अपने पेरेंट्स को और लिटिल सिस्टर को ड्यूरिंग द रेवोल्यूशनरी पीरियड दैट डिस्ट्रॉयड कैपिटलिज्म एंड इंस्टीट्यूटेड इंगसोक, ठीक है। इंगसोक क्या है जी, वो इंग्लिश सोशलिज्म, ठीक है, यानी इंग्लिश का राज, इंग्लिश सोशलिज्म का राज इन ओशिनिया। ही वाज प्लेस्ड इन अ पार्टी ऑर्फनेज, उसे पार्टी के एक यतीम खाने में रखा जाता है, एंड इंटीग्रेटेड इनटू द पार्टी सिस्टम, और उसको पार्टी सिस्टम का हिस्सा बना लिया जाता है। नाउ ही वर्क्स इन द रिकॉर्ड डिपार्टमेंट फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ, वो डिपार्टमेंट में काम करता है किसमें, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ के, विच हैंडल्स ऑल पार्टी पब्लिकेशंस एंड प्रोपेगेंडास, ठीक है, अल्टरिंग प्रीवियसली पब्लिश्ड पार्टी पब्लिकेशंस टू इंश्योर दैट द पार्टीज वर्जन ऑफ द पास्ट इज नेवर क्वेश्चन। यानी वो क्या करते हैं जी, सच्चाई बदलने के लिए वहां पे उनको रखा गया है, पुरानी जो पार्टीज हैं उसमें उन लोगों ने जो जो कुछ किया उसकी सारी हेडिंग्स को, उसकी सारी चीजों को बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वहां पे लोगों को, और वहां पे उन्हें बाकायदा हायर किया गया है। Such alterations often remove a person from history and make previously flawed predictions accurate. अब आपको एक और बात मैं यहाँ पे बता दूं, मुझे एक बात याद आ गई है, दैट जो हिस्ट्री लिखी जाती है ना वो ऑलमोस्ट 70% करप्टेड हिस्ट्री होती है, ठीक है। उसमें वो सारे सीन्स बयान ही नहीं किए हुए होते जो एक्चुअल लाइफ में हो चुके होते हैं। जैसे अब अगर हम बात करें ना, बादशाह कौन से वाला था वो, सलीम, जिसको दीवार में चुनवा दिया गया था, और ऐसा सीन है ना, मतलब उसकी हिस्ट्री काफी हद तक करप्टेड हिस्ट्री है ये। जितनी भी मतलब आप तारीख वगैरह और सारी चीजें उठा के देख लें, उन पर सर्च कर लें तो पता चलता है कि 80% करप्टेड हिस्ट्री उसकी बयान की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है जी, द अदर 3 मिनिस्ट्रीज जो हैं यहाँ पे उनके, अब मिनिस्ट्रीज के नाम चेक करें, वो है मिनिस्ट्री ऑफ लव जो कि हैंडल करती है सारे के पार्टी प्रिजनर्स को, ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ पीस जो कि हैंडल करती है वॉर को, एंड द मिनिस्ट्री ऑफ प्लेंटी जो कि मैनेज करती है प्रोडक्शन ऑफ पार्टी गुड्स को। अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि इनके स्लोगन्स की, वॉर इज पीस, ठीक है, तो यहाँ पे स्लोगन ही चेक करें आप, मतलब वॉर को ही पीस कहा गया है, फ्रीडम को स्लेवरी कहा गया है, और बोला गया है कि अगर आप इग्नोरेंस में हैं तो वो आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाकी 3 मिनिस्ट्रीज, उनमें मिनिस्ट्री ऑफ लव है जो हैंडल करती है पार्टी के प्रिजनर्स को, देखें है मिनिस्ट्री ऑफ लव और हैंडल करती है पार्टी के प्रिजनर्स को। देखिए इसमें कितनी सिंबोलिज्म दिखाई गई है, ठीक है, जगह जगह पे सिंबोलिज्म है। मिनिस्ट्री ऑफ पीस है, नाम चेक करें, मिनिस्ट्री ऑफ पीस जो हैंडल करती है वॉर को, वाओ, एंड मिनिस्ट्री ऑफ प्लेंटी है जो कि मैनेज करती है जी पार्टी के गुड्स को, इंक्लूडिंग विक्ट्री सिगरेट्स, विक्ट्री गिन
एंड विक्ट्री कॉफी एंड ऑल ऑफ आर एक्सट्रीमली पुअर क्वालिटी, मतलब वो बड़े पुअर क्वालिटी के होते हैं, ठीक है। विंस्टन जो है हैज नेवर क्वाइट एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल्स ऑफ इंगसॉक, ठीक है, इंग्लिश ये सोशलिज्म एंड द पार्टी। ही बिलीव्स इन अनअल्टरेबल पास्ट, वो कहता है कि पास्ट को कभी बदला नहीं जा सकता। एंड फाइंड्स पार्टी पॉलिटिक्स, ये क्या है जी, रिफेंसिबल, मतलब वो कहता है कि ये एप्लीकेबल ही नहीं है, इसको हम कैसे एप्लीकेबल कर सकते हैं, क्या हम एक इंसान के पास को ही मिटा दें, ठीक है। विंस्टन जो है विश करता है फॉर प्राइवेसी, प्राइवेसी के लिए, इंटीमेसी के लिए, फ्रीडम के लिए, लव के लिए, बट कैन नॉट एक्सप्रेस एनी ऑफ दिस इन ओपन फॉर फियर ऑफ डेथ। सच थॉट्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूट करते हैं जी ये जो है, यहाँ पे एक वर्ड है थॉट क्राइम्स, यहाँ पे एक इनका मतलब क्राइम था थॉट क्राइम, कि आप सोच भी नहीं सकते किसी क्राइम के बारे में, ठीक है, वो एक क्राइम बन जाएगा। विच आर हाईली पनिशेबल ऑफेंसेस रिजल्टिंग इन अरेस्ट, इम्प्रिजनमेंट, टॉर्चर एंड ऑफन डेथ, मतलब अगर आप गलत सोचोगे बिना तो वो भी आपके लिए क्राइम होगा, और उसकी आपको पनिशमेंट क्या मिलेगी, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आपको कैद में रखा जाएगा, आपको टॉर्चर किया जाएगा एंड देन आपको मार दिया जाएगा। अच्छा जी, व्हेन द बुक ओपन, जब बुक स्टार्ट होती है, विंस्टन अपने घर पे है, अपने लंच ब्रेक में, ही हैज रिटर्न्ड एट हिज अपार्टमेंट इन द विक्ट्री मेंशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं जी are dilapidated party जो housing building है to write in a diary a relic of the past has obtained from an old junk shop, मतलब एक past की कुछ चीजें जो हैं वो मिली थी किसी को एक old junk shop से। विंस्टन का जो अपार्टमेंट था is meager, ठीक है, and like every other party members home, वहां पे कोई भी आ जाता था। contains a telescreen, वहां पे एक टेलीस्क्रीन भी लगी हुई थी, जो टेलीस्क्रीन थी वो ट्रांसमिट करती थी पार्टी की इंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा को, एंड ऑल्सो अलाउ द थॉट पुलिस टू वॉच एंड लिसन टू पार्टी मेंबर्स ऑल द टाइम, मतलब वो जो थॉट पुलिस थी वो उनके ऊपर 24 घंटे निगरानी रखती थी, ठीक है। इन ओशिनिया देयर इज नो सच थिंग एज प्राइवेसी, प्राइवेसी नाम की कोई चीज भी नहीं थी। विंस्टन इज फॉर्चुनेट टू हैव अ स्मॉल नोक, ठीक है, इन हिज अपार्टमेंट out of the view of the telescreen, and it is in his this knock, ठीक है, knock, that he begins to write in his diary despite his overwhelming fear of being caught, मतलब उधर डायरी लिखना भी एक गुनाह था, क्यों, क्योंकि वो कोई पढ़ लेगा तो उसको उसके थॉट्स का पता चल जाएगा, और अगर उसके थॉट्स में कुछ ऐसा वैसा हुआ तो उसको क्या किया जाएगा, इम्प्रिजन कर लिया जाएगा। Undoubtedly, Winston जो है eventually be caught, imprisoned and tortured by the thought police for now. However, he chooses to forge ahead with his rebellion. मतलब वो कहता है अब वो किसी ना किसी तरीके से ना बगावत करेगा, और क्या करेगा, अपने ही जो लोग हैं उनको फॉर्ज करने की, उनको धोखा देने की कोशिश करेगा। विंस्टन राइट करता है ऑफ वेरियस मेमोरीज के बारे में राइट करता है, ऑल रिलेटेड टू द पार्टी एंड हिज लाइफ। मैनी इंक्लूड वायलेंट इमेजरी, कुछ के अंदर बड़ी अजीब सी इमेजरी होती है वायलेंट किस्म की, विच इज क्वाइट कॉमन इन द पेज इन द एज ऑफ ओशेनिया, एंड रिवील्स एंटी पार्टी फीलिंग्स, वो बताता है कि वो पार्टी को पसंद नहीं करता, उसकी फीलिंग्स पार्टी के बारे में ठीक नहीं है, पार्टी के उसे रूल्स पसंद नहीं है। विंस्टन क्लियरली डज नॉट डिस्क्राइब द पार्टी डॉक्ट्राइन, वो डॉक्ट्राइन तो नहीं बताता उसका अपनी डायरी के अंदर, बट विंस्टन इज ब्रीफली इंटरप्टेड एट वन पॉइंट बाय अ नॉक ऑन हिज डोर, लिख रहा होता है कि उसके डोर पे एक नॉक होता है। एट फर्स्ट वो पैनिक हो जाता है कि मतलब कोई देख ना लेना, थिंकिंग ही हैज ऑलरेडी बीन कार्ड, बट इट इज ओनली हिज नेबर, वो उसका नेबर होता है जिसका नाम होता है, उसकी नेबर होती है जिसका नाम होता है मिसेस पार्सन्स, जिसको हेल्प चाहिए होती है अनक्लॉग करने में हर सिंक, मतलब उसका जो सिंक है ना उसमें मसला हुआ होता है और उसको ठीक करने के लिए उसको मदद चाहिए होती है। विंस्टन ऑब्लाइज एंड इंटरेक्ट्स ब्रीफली विद मिसेस पार्सन्स, टू हेलिश चिल्ड्रन हु आर द मेंबर ऑफ स्पाइस एंड यूथ लीग एंड क्लियरली पावरफुल इन, ये क्या जी, इंडोक्ट्रिनेटेड, ठीक है, इंडोक्ट्रिनेटेड इन द वे ऑफ द पार्टी, मतलब वो जो दो पर्सन होते हैं, दो उसके बच्चे होते हैं, वो स्पाइस भी होते हैं, जासूस को बोलते हैं स्पाइस, एंड यूथ लीग से रिलेटेड होते हैं। विंस्टन जो होता है प्रेडिक्ट करता है दैट इवेंचुअली दीस चिल्ड्रन जो है विल टर्न देयर लॉयल सिंपल इनोसेंट पेरेंट इनटू थॉट पुलिस, मतलब वो सोचता है उनके बारे में कि ये खुद भी स्पाइस हैं और यंग यूथ से बिलोंग करते हैं, तो अपने पेरेंट्स को भी क्या करेंगे, उनकी लॉयलिटी को, उनकी सिंप्लिसिटी को, इनोसेंस को खत्म कर देंगे। सच ट्रेजेडीज इट सीम्स आर क्वाइट कॉमन, वो कॉमन होती हैं उस टाइम में। विंस्टन जो है रिटर्न करता है अपनी डायरी पे इन वन ऑफ हिज रेवरीज, यहाँ पे बात करें वो रिफ्लेक्ट करता है पास्ट के बारे में, इन हिज मेमोरीज एंड ड्रीम्स फाइंड्स हिमसेल्फ रिटन, वो क्या लिखता है जी, डाउन विद बिग ब्रदर,
ठीक है। बिग ब्रदर अब कौन है? बिग ब्रदर वो पर्सन है जो कि रूल कर रहा है सारी की सारी पार्टी को इन लार्ज लेटर्स। वो उसके बारे में लिखता है बिग ब्रदर लार्ज लेटर में ओवर एंड ओवर ऑन द पेज। मतलब पेज पे क्या लिखता है जी? डाउन विद बिग ब्रदर। और बिग ब्रदर किस में लिखता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स। और ये इसको बोलते हैं जी हम कैपिटलिस्टिक लेटर्स के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे इवेंचुअली टाइम चला जाता है और विंस्टन जो है उसे अपने काम पे जाना होता है जो वो एंजॉय भी करता है। वंस विंस्टन फाउंड न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर फाउंड करता है वो क्लिपिंग अमंग हिज डेली असाइनमेंट। ठीक है। दैट प्रूव द इनोसेंस ऑफ 3 men, जॉन्स। ठीक है। पहला पहला कौन सा है? जॉन्स, एरॉनसन एंड रदरफोर्ड। ठीक है। इन तीनों की इनोसेंस के बारे में वो पढ़ता है। इन एग्जामिनिंग द क्लिपिंग ही न्यू इट मेंट दैट पार्टी जो होती है वो रॉन्ग है एंड दैट हैड रियल एविडेंस जो होता है एक्यूरेट वर्जन ऑफ द पास्ट। मतलब यहाँ पे 3 लोगों को पकड़ा गया पार्टी में, जिसमें एक का नाम था जॉन्स, दूसरे का नाम था एरोनसन और तीसरे का नाम था रदरफोर्ड। और उसको उनका सबूत मिल जाता है कि वो तीनों के तीनों क्या हैं जी? वो रॉन्ग नहीं है। और रॉन्ग कौन है? वो पार्टी रॉन्ग है। रादर देन रिस्क डिस्कवरी, उसके बाद however he destroyed the clipping, उसको क्लिपिंग को मतलब जो उसको एक प्रूफ मिलता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। प्लेसिंग इट इन अ मेमोरी होल दैट सक्ड इट इनटू द बिल्डिंग्स इंटरनल। ये क्या है जी? फर्नेंस। मतलब यहाँ पे अब देखा जाए तो वो क्या कर रहा है? एक मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर रहा है और उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको भी खत्म कर रहा है, मतलब उनकी भी कबर बना रहा है। At the Ministry of Truth, Winston जो is surrounded by loyal party members and is always on guard to prevent his true feelings from being perceived by others. मतलब वो अपनी true feelings को हमेशा छुपा के रखता है। At work, Winston जो है वो sit करता है through the daily 2 minutes hate, ठीक है, which rails against Oceania's enemy. ओशिनिया के enemy कौन है जी? अब यूरेशिया है and the supposed leader of the opposition movement। और उस पर्सन का क्या नाम है जी? Emmanuel Goldstein। ठीक है। The propaganda is powerful and the people around him began shouting at the screen. Of course, Winston जो है must join in to avoid suspicion. अब यहाँ पे मैं आपको सिंपली बता दूं, यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये जस्ट एक नॉवल है और इस नॉवल के अंदर 1984 के अंदर दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से आज के दौर में भी ये सब कुछ हो रहा है। आज के दौर में भी प्रॉब्लम्स हैं, आज के दौर में भी सब कुछ हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है। अब यहाँ सीन क्या है? यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कैसे यूरोप जो है वो एनिमी है किसका? इसका ईस्ट का। ठीक है। हमारे ईस्ट का एनिमी है। और यहाँ पे ये भी दिखाया जा रहा है कि लोग किस तरीके से अपनी ही थॉट्स को किस तरीके से लोगों से छुपा के रखते हैं, कैसे प्रोपेगेंडास क्रिएट होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, फाइंडिंग हिमसेल्फ इंक्रीजिंगली क्यूरियस अबाउट द पास्ट, विंस्टन जो है वंडर करता है स्ट्रीट्स में, मतलब फिरता है अमंग द प्रॉल्स की स्ट्रीट्स में। ही बिलीव्स दैट इफ देयर इज होप फॉर अ सक्सेसफुल रिबिलियन, अगर कोई उसे सक्सेसफुल बगावत मिल जाती है, इट लाइज इन द प्रॉल्स, वो प्रॉल्स में मिलेगी। विंस्टन मेट करता है एक ओल्ड मैन को प्रॉल पब के अंदर और क्वेश्चन करता है उसकी लाइफ के बारे में, रेवोल्यूशन से पहले मतलब जो उसकी लाइफ थी। टू हिज फ्रस्ट्रेशन, जो मैन है फोकस करता है अपनी पर्सनल मेमोरीज के ऊपर रादर देन द रीजनलिटी, यहाँ पे जनरलिटीज एंड कंसेप्चुअल डिफरेंसेस। विंस्टन जो है इज इंटरेस्टेड इन, मतलब वो ये नहीं बताता, ओल्ड मैन भी वाइज होता है, वो ये चीज नहीं बताता कि उसकी पास्ट मेमोरीज जो है वो हॉन्टेबल है या नहीं है, वो उसे सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करता है। विंस्टन रिटर्न करता है टू द जंक शॉप, जहां पे वो बॉट करता है अपनी डायरी और परचेज करता है ग्लास पेपर वेट, ठीक है, विद अ पीस ऑफ कोरल इनसाइड। पेपर वेट के अंदर ना एक कोरल भी लगा हुआ होता है, मतलब पेपर वेट किसी चीज के ऊपर पेजेस के ऊपर ना वेट देने के लिए रखा जाता है। अब यहाँ पे देखिए जी, द प्रोप्राइटर अ काइंड ओल्ड मैन नेम्ड मिस्टर, अब यहाँ पे एक काइंड ओल्ड मैन आया जिसका नाम है मिस्टर चेरिंगटन। वो शो करता है इनको अपने आप को एक रूम में अबव द शॉप, और विंस्टन जो है थिंक्स अबाउट, वो कहता है कि व्हाट इट माइट बी लाइक टू रेंट इट, कि वही उसी वाले घर को क्यों ना ले लिया जाए। आउट एंड लिव अमंग ओल्ड थिंग्स, पुरानी चीजों के दरमियान में क्यों ना रहा जाए। फ्री फ्रॉम द कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ द टेलीस्क्रीन, मतलब वो हर वक्त 24 घंटे अपने ऊपर जो है स्क्रीन देख देख के वो इस कदर उकता चुका है कि उसको अब क्या चाहिए जी? उसको अब प्राइवेसी चाहिए। एट वर्क ऑन हिज वॉक, विंस्टन जो है यहाँ पे एक डार्क हेयर्ड गर्ल को देखता है, हुई सीमिंगली वायलेंटली लॉयल पार्टी मेंबर होती है और अपरेंटली हैज टेकन नोटिस ऑफ हिम, वो भी उसको देखती है। ही फेयर शी इज द मेंबर ऑफ थॉट पुलिस, उसको लगता है कि वो थॉट पुलिस की मेंबर है कोई। वन डे एट द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ, जो गर्ल है वो स्लिप करती है हिम नोट, उसको एक नोट देती है आफ्टर फॉलिंग डाउन इन द हॉलवे रिक्वायरिंग विंस्टन असिस्टेंस। द नोट जो होता है वहां पे लिखा होता है आई लव यू, ठीक है। अब जो विंस्टन है वो एस्टोनिश्ड हो जाता है, बस एक्सट्रीमली एक्साइटेड होता है और पॉसिबिलिटी होती है कि शायद उसका कोई लव अफेयर चल जाए।
अब यहाँ क्या हो रहा है जी, द अफेयर जो है वो सीक्रेट होगा और जो पार्टी होती है वो इंटायरली अगेंस्ट होते हैं किसी भी किस्म के सेक्सुअल प्लेयर के। इनफैक्ट सेक्सुअल डिपर्जन जो होती है वहां पे वो एक टेंट होती है ऑफ इंसॉक का, मतलब वहां पे वो भी एक क्राइम कंसीडर किया जाता है। पार्टी जो है मस्ट अप्रूव करती है हर मैरिज को, और ये अनएक्सेप्टेबल होता है किसी भी मैन और वुमेन के लिए को एक्सप्रेस करें किसी भी फिजिकल अटेंशन को एक दूसरे के लिए। सारी जो एनर्जी होती है मस्ट बी डिवोटेड टू द पार्टी, अपनी सारी एनर्जी पार्टी को दें। विंस्टन जो है वाज वंस इन अ सच मैरिज, वो एक बार ऐसी शादी में था। हिज वाइफ जो कैथरीन थी वाज फ्रिजिड माइंडलेस वुमेन थी हु एक्सट्रीमली लॉयल टू द पार्टी, पार्टी से बहुत लॉयल थी, बट थॉट सेक्स वाज वाइल्ड एक्टिविटी, वो एक बुरी चीज है। हाउएवर शी रेगुलरली schedule time for her and विंस्टन जो है to make love calling it her duty to the party, मतलब वो कहती थी उसको मोहब्बत भी ना एक पार्टी ड्यूटी लगती थी। she has been taught from childhood that she must bear children, उसको मतलब ये भी सिखाया गया था कि उसको बच्चे भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे। खैर बहुत ज्यादा उसने कोशिश की, वो अनडिटैच्ड रही। जो गर्ल है फाइनली विंस्टन को बताती है वेयर एंड हाउ दे कैन मीट ऑन अ संडे आफ्टरनून। वो ट्रैवल करता है कंट्री में एज पर जूलियाज इंस्ट्रक्शन। जूलिया कौन है? वही लड़की है। टू मेट हर इन अ शेड्यूल्ड क्लियरिंग इन अ वुडेड एरिया, एक वुडेड एरिया में फाइनली दे कैन स्पीक, वो बोलते हैं एक दूसरे से। विंस्टन लर्न्स दैट, उसका नाम जो है जूलिया है, वो डिस्कस करते हैं देयर बिलीव रिगार्डिंग द पार्टी एंड दे बिगेन देयर लव अफेयर। एट वन पॉइंट विंस्टन नोटिस करता है दैट जो scheduled spot as she has led them to exactly matches a place he constantly sees in his dreams, जो अपने ख्वाबों में वो देखता था। दैट ही हैज टर्म द गोल्डन कंट्री, जिसको वो गोल्डन कंट्री का नाम देता था। विंस्टन एंड जूलिया जो है वाज अ नेक फॉर फाइंडिंग अबेंडेंड लोकल्स एंड फॉर ऑब्टेनिंग ब्लैक मार्केट गुड्स सच एज रियल कॉफी ब्रेड एंड शुगर कंटिन्यू टू मीट इन सीक्रेट, मतलब वो एक दूसरे के साथ एंजॉय भी करने लगे थे। ठीक है, दे आर लिमिटेड टू इंटरेक्टिंग ओनली इन पब्लिक प्लेसेस एंड हैविंग ओनली मोस्ट, जिसे कहते हैं मिनिमल किस्म की कन्वर्सेशंस। ठीक है, बट द टू जो है वो डिस्कवर करते हैं एक म्यूचुअल हेटेड फॉर द पार्टी एंड इवेंचुअली फॉल्स इन लव, मतलब जूलिया भी मोहब्बत नहीं नफरत करती है पार्टी से और ये विंस्टन भी करता है, तो दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है। अब विंस्टन बिलीव करता है दैट ये पॉसिबल है कि ओवरथ्रू करें पार्टी को, वाइल जूलिया जो है वो सेटिस्फाइड है सिंपली लिविंग अ डबल लाइफ, वो डबल लाइफ गुजार रही है। ऑन द सरफेस वो लॉयल है टू द एक्सट्रीम, एक मेंबर है जूनियर एंटी सेक्स लीग की। अब ये बात याद रखें, मेंबर है जूनियर एंटी सेक्स लीग की एंड एक वॉलंटियर है बहुत सी पार्टी एक्टिविटीज के अंदर और एक वोकल पार्टिसिपेंट भी है लॉयलिटी टेस्टिंग इवेंट्स के अंदर भी। ठीक है, ऑफ 2 मिनट्स हेट, मतलब वो 2 मिनट्स हेट का एक लॉयल किस्म का एक टेस्ट होता है वहां पे, उसकी वो मेंबर भी है। ऑन द इनसाइड वो इसको एक गेम ही लेती है, वो हेट करती है पार्टी को और सारा का सारा मतलब मोहब्बत चाहती है और मोहब्बत करना चाहती है। इवेंचुअली विंस्टन जो है रेंट करता है एक रूम को मिस्टर चेरिंगटन फ्लैट, जहां पे वो देख के आया था ना, वही वाला। अब जो विंस्टन है और जूलिया है वहां पे वो रूम में मिलते हैं, सिंपली फर्निश्ड रूम होता है। ठीक है, विद एन ओल्ड 12 आवर क्लॉक, वहां पे 12 आवर क्लॉक भी लगी होती है। जो पार्टी यूजेज 24 आवर क्लॉक, वो 24 आवर क्लॉक यूज करते हैं, वहां पे 12 आवर क्लॉक लगी होती है जो आजकल हमारे घरों में भी होती है। एंड अ पिक्चर ऑफ एन ओल्ड लंदन चर्च होती है जिसका नाम होता है एसटी क्लेमेंट्स डेन। मिस्टर चेरिंगटन जो है वो टॉट हिम द फर्स्ट लाइंस ऑफ एन ओल्ड पोएम अबाउट द चर्च, जिसकी पोएम जो होती है ना उसमें पहली लाइन होती है वो होती है ऑरेंजेस एंड लेमन सेज द बेल्स ऑफ सेंट क्लेमेंट्स। ठीक है, जूलिया जो है नो करते हैं फ्यू मोर लाइंस अपने ग्रैंडफादर जो ने उसे सिखाई हुई होती हैं। आउटसाइड देयर विंडो एक मिडिल एज पेरोल्ड वुमेन जो होती है वो कॉन्स्टेंटली हैंगिंग हर वॉश एंड सिंगिंग सिंपल पेरोल सॉन्ग्स, वो गा रही होती है, मतलब उनसे दिख रहा होता है वहां से। मैनी ऑफ विच हैव बीन क्रिएटेड बाय मशीन्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ स्पेशली फॉर द पेरोल्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखें another party member जो है suddenly takes on an important role in Winston's life. Winston जो है has always noticed Oberyn, ठीक है, Oberyn जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ में होता है and he seems to be an intelligent man and Winston believe करता है कि जो उसका हार्ट है Oberyn का वो फील करता है वही सारी बातें जो कि वो फील करता है, मतलब वो पार्टी से हेटेड करता है। Once during the 2-minute hate the two men locked eyes and Winston जो है felt करता है sure of Oberyn's thought. In a dream Winston जो है once heard someone tells him we will meet in the place where there is no darkness and he believes the voice to have been of Oberyn's, मतलब वो कहता है मेरे ड्रीम में जो एक पर्सन आया था और उसने कहा था हम मिलेंगे एक जगह पे, वो ओबेरिन ही है। ठीक है, फॉर विंस्टन ओबेरिन जो वो रिप्रेजेंट करता है द पॉसिबिलिटी ऑफ एन अंडरग्राउंड मूवमेंट
और परहैप्स जो ब्रदरहुड है लेड माय इम्यूनल गोल्डस्टीन इज रियल। ठीक है, अब वो जो गोल्डस्टीन की बात हो रही थी ऊपर हम लोगों ने बात की, उसके बारे में बात की है कि उसके जो बिलीव्स है ना वो रियल है। खैर एक बार मैं देख लूँ ये कितना रहता है, बहुत ज्यादा रहता लगता है। कितनी गलत बात है, इतनी बड़ी समरी नहीं होनी चाहिए, बंदा थक जाता है। खैर अब यहाँ पे ओब्रेन जो है वो अप्रोच करता है विंस्टन को एट वर्क अंडर द प्रिटेंस ऑफ डिस्कसिंग द 10th एडिशन ऑफ द न्यूज़पिक डिक्शनरी की बात करता है। वो ओब्रेन जो है वो विंस्टन को देता है अपना होम एड्रेस और उसको कहता है कि वो वहां पे आए, उसको पिक करे। और इसके अलावा जो विंस्टन है वहां पे एक स्लिप ऑफ पेपर जो है वहां पे रखता है। He knows that Oberyn जो है has approached him because he is the part of the underground movement. His true path जो है toward rebellion has begun. मतलब वो कहता है कि अब मेरी जो बगावत है ना वो रियल मैन्यू में शुरू हो जाएगी। After some time विंस्टन और जूलिया जो है विजिट करते हैं ओबेरिन को एंड इनर पार्टी मेंबर को। अब यहाँ पे हुआ हैज अ लश अपार्टमेंट, जिसका एक लश अपार्टमेंट होता है, एक सर्वेंट होता है और फ्रीडम टू टर्न ऑफ हिज टेलीस्क्रीन। और उसके पास भी ये फ्रीडम होती है सर्वेंट के पास भी कि वो कभी भी अपनी टेलीस्क्रीन को टर्न ऑफ कर सकता है। अब यहाँ पे देखें उसके बाद विंस्टन जो है वो रिनाउंस करता है द पार्टी को और डिस्कस करता है अपना बिलीव ब्रदरहुड के साथ। ठीक है, ओबेरिन जो है वेलकम करता है विंस्टन और जूलिया को ब्रदरहुड में एंड टेल्स देम, उन्हें बताता है कि दे मस्ट बी विलिंग टू डू एनीथिंग टू वर्क टुवर्ड इट्स काजेस। मतलब अब वो क्या कर रहे हैं, अपनी पार्टी चेंज कर रहे हैं। They agree but say that they will not do anything that would prevent them from seeing each other ever again। मतलब वो उन दोनों को ever again दोबारा मिलने से चीज जो है वो उसे रोकेगी। ओबेरिन जो है विंस्टन को बताता है दैट वो उसे कॉपी देगा गोल्डस्टीन की बुक के और आउटलाइन देगा एक कॉम्प्लिकेटेड वर्जन के ऑफ इवेंट्स दैट विल लीड टुवर्ड द एक्सचेंज। विंस्टन जो है वो लीव करता है आफ्टर अ फाइनल टोस्ट विद ओबेरिन इन विच विंस्टन जो है फिनिश करता है ओबेरिन का स्टेटमेंट सेइंग दैट दे विल मेट इन द प्लेस विद नो डार्कनेस। वो उस जगह पे मिलेंगे जहां पे किसी किस्म की कोई स्याही नहीं होगी। ठीक है, खैर अब आप ये कंप्लीट कर लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा बड़ी है, इसके पार्ट यहाँ पे मौजूद हैं। क्विज देख लेते हैं एक दफा इसका। सिंपली अगर बात की जाए 1984 जो है वो नॉवल लिखा गया है यूरोप ईस्ट एंड ओशन से रिलेटेड, जो मतलब एक हमारा आइलैंड है उससे रिलेटेड लिखा गया है कि कैसे जो लोग हैं उन लोगों की लाइफ किस तरीके से स्पेंड होती है। और इसकी जो मेजर थीम्स हैं वो मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ थोड़ी सी। और इसकी जो एक मूवी जिसे कहते हैं एक शॉर्ट क्लिप मैंने डाउनलोड की हुई है वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, बहुत बड़ा था सीरियसली। ठीक है, टोटलिटेरियनिज्म है इसमें, मतलब एक ऐसी थॉट जिसको हम बोलते हैं कि हर तरफ हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस हो, किसी किस्म की कोई भी हमारे ऊपर पाबंदियां ना हो, फ्रीडम हो। ठीक है, हमारे हैंड जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, हम लोगों को किसी भी किस्म की किसी की कोई बात ना सुननी पड़े। यहाँ पे प्रोपेगेंडास दिखाए गए हैं कि एक पार्टी के साथ होते हैं आप, ठीक है, फिर आप उससे हेटेड करना स्टार्ट हो जाते हैं, एक टाइम आता है फिर आप दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। लव और सेक्सुअलिटी दिखाया गया है कि पार्टी के रूल्स को आप क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, मोहब्बत भी कर रहे हैं, सेक्सुअलिटी की तरफ भी जा रहे हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंस और आइडेंटिटी दिखाई गई है कि एक इंसान के लिए एक आज़ादी और आइडेंटिटी उसकी अपनी कितनी ज़रूरी है। वो कभी भी टेलीस्क्रीन के सामने नहीं रह सकता। एक इंसान के लिए म्यूजिक उसका पैशन होता है, वो म्यूजिक जो है उसके लिए एक जान की तरह होता है, वो उसके बिना नहीं रह सकता। यहाँ लॉयलिटी दिखाई गई है कि कुछ लोग अपनी पार्टी के साथ कितना ज्यादा लॉयल हैं। यहाँ पुअर्टी दिखाई गई है और साथ में वेल्थ भी दिखाई गई है कि यहाँ पे एक तरफ पुअर्टी है और दूसरी तरफ वेल्थ है। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी की बात की गई है कि कितना ज्यादा टेक्नोलॉजी में इजाफा हो गया है। इसकी लैंग्वेज जो है वो भी एक सेकेंड, इसकी जो लैंग्वेज है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, और इसकी जो लैंग्वेज है उसको अच्छे तरीके से एलेबोरेट करने की कोशिश भी की गई है। ये बात याद रखिएगा, इसकी लैंग्वेज काफी ज्यादा टफ है। ठीक है, इसकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा टफ है और आप इसको ऐसे इजीली नहीं समझ सकते। इसके टेक्स्ट को पढ़ना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, 1984 और साथ में एक सिंपल सा नॉवल है दैट इज वैनिटी फेयर बाय मैकपीस थैकरे।
ये दोनों जो हैं कल ये होंगे, और इसके साथ ही इसकी जो वीडियोस हैं ये मैं आपको सेंड कर दूंगी। जस्ट अ सेकेंड, फिर हम एंड करते हैं अपनी इसको मीटिंग को। जस्ट मैं आप लोगों को वीडियोस जो है ना उसके बारे में बता दूं। आपके पास इतना मीडिया नहीं होना चाहिए वरना चले। अच्छा, मैं आपको ग्रुप में ही फिर सेंड कर दूंगी। अब मुझे नहीं पता इनमें से कहाँ पे होगी, किस में पड़ी होगी। ठीक है, मैं आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दूंगी। इसके अलावा 1984 जो है इसकी एक मेरे पास वैसे तो उर्दू समरी भी इसकी पड़ी हुई है, लेकिन वो मैं नहीं पढ़ाना चाहती। खैर, इससे ना इंसान की आदतें बिगड़ जाती हैं। और कल आप लोगों का जो टेस्ट होगा वो होगा जी इसका वैनिटी फेयर का, और साथ में इसका 1984 का। ठीक है, इसका आपका टेस्ट होगा, और इसके अलावा आपको और किसी भी चीज का टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, और लिंग्विस्टिक्स जो है 1 सेकेंड, कल मैंने लिंग्विस्टिक्स ढूंढी, ठीक है, मुझे उसका पीडीएफ नहीं मिला था, आज मैंने उसको ढूंढ के रखा हुआ है। जी ठीक है, मैंने आपको इसके 30 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए थे, जिसमें देखें यहाँ पे व्हाट इज सिमेंटिक्स, इसका सिंपल सा आंसर है। सिग्निफायर क्या होता है, सिग्निफाइड क्या होता है। ठीक है, इनके सिंपल से आंसर्स हैं, ये मैंने आपको 30 दिए थे। कल आप लोगों ने इसके 30 से आगे जो है ना वो कंप्लीट करने हैं। चलें, आप ऐसा कीजिएगा 31 से लेके और 80 तक कर लीजिएगा। ठीक है, और इसको काउंट करके आपको मैं दे दूंगी कि कहाँ से कहाँ तक होंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये मैं आपको अगेन भी शेयर कर दिया था कल। और कल जो टेस्ट होगा उसके अंदर आपका क्या होगा, वैनिटी फेयर के साथ होगा 1984, और साथ में आपके लिंग्विस्टिक्स के 31 से लेके और 80 तक जो है वो क्या होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।